हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूं अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 5वें उपन्यास बबूसा और सोमाथ के दूसरे एपिसोड को लेकर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं बबूसा और सोमाथ एपिसोड नंबर 2। सोमाथ अपने केबिन से निकला और दरवाजा बंद करते हुए आगे बढ़ गया। उसका चेहरा शांत दिख रहा था। उसने स्क्रीन द्वारा मोना चौधरी, नगीना और जगमोहन के केबिनों में देखा था तो वहां किसी को भी नहीं पाया। वो समझ गया कि सब बबूसा के साथ पोपा के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होंगे। वो जान चुका था कि सब उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उसे जान से खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। इस विचार के साथ सोमाथ मुस्कुरा उठता कि वो पागल लोग अपनी ही मौत की तैयारी कर रहे हैं। रानी ताशा की तरफ से उसे इजाजत मिल चुकी थी कि अगर वे उस पर हमला करें तो वो कुछ भी करने को आजाद है। सोमाथ जानता था कि इस सारे मामले की जड़ बबूसा है। बबूसा ने दूसरों को अपने साथ लगा रखा है। एक मोड़ से मुड़ने पर वो पतले से रास्ते पर आगे बढ़ा कि तभी पीछे से दबे पांव नगीना उसके पास पहुंची और हाथ में दबी तलवार तीव्रता के साथ सोमाथ की पीठ में घुसेड़ दी। इसके साथ ही नगीना भागती हुई नजरों से ओझल हो गई। सोमाथ के कदम उसी पल रुक गए थे। उसने भागती नगीना को देख लिया था, परंतु उसके पीछे नहीं गया क्योंकि तलवार पीठ से आती छाती वाले हिस्से के कुछ बाहर आ रही थी। उसने हाथ पीछे किया और तलवार की मूठ पकड़कर धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचने लगा। 2 मिनट में ही उसने तलवार बाहर निकालकर फेंक दी और छाती पर बने सुराख को देखा। वैसे ही खड़ा रहा सोमाथ। मिनट भर में पीठ और छाती फिर से सामान्य हो गई। सोमाथ के चेहरे पर लापरवाही थी। वो आगे बढ़ गया। एक अन्य मोड़ मुड़ा कि सामने से जगमोहन और मोना चौधरी आते दिखे। उनके हाथों में तलवारें थी। सोमाथ को एकाएक सामने पाकर वो ठिठक गए। सोमाथ उनके पास जा पहुंचा। जगमोहन और मोना चौधरी की नजरें मिली। फिर सोमाथ को देखा। तुम लोग जानते हो कि मुझे नहीं मारा जा सकता, सोमाथ शांत स्वर में बोला। फिर क्यों बबूसा की बातों में आकर अपनी जान फंसाते हो? अपनी जान बचा के रखो, इसी में समझदारी है। लेकिन हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तलवारें हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? सोमाथ मुस्कुराया। ये तो यूं ही। अभी नगीना ने मुझ पर तलवार से हमला किया और भाग गई। तुम लोग भी मुझे ही ढूंढ रहे हो। बेवकूफी मत करो। पहले भी मुझ पर हमला करके देख चुके हो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। नगीना ने ऐसा क्यों किया? मोना चौधरी बोली। क्या तुमने उसे कुछ बुरा कहा था? चालाक मत बनो, बबूसा की बातों में मत आओ, मारे जाओगे, सोमाथ ने सख्त स्वर में कहा। पता नहीं तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे, जगमोहन ने कहना चाहा। तभी मोना चौधरी ने फुर्ती से तलवार का वार सोमाथ पर कर दिया। सोमाथ ने तलवार रोकने के लिए फुर्ती से हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ कटता चला गया। इसके साथ ही मोना चौधरी और जगमोहन फुर्ती से पलटे और भागते चले गए। सोमाथ कठोर निगाहों से वहीं खड़ा उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो मुड़कर निगाहों से ओझल न हो गए। फिर अपने हाथ को देखा जो कि हथेली तक बीच में से कटा पड़ा था। 3 उंगलियां एक तरफ थी और दूसरी तरफ 1 उंगली और अंगूठा था। सोमाथ ने दूसरे हाथ से हाथ को पकड़कर पुनः ठीक से जोड़ा और दबाए रखा। करीब 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहा। फिर जब हाथ को छोड़ा तो वो जुड़कर पहले की तरह सामान्य स्थिति में आ चुका था। सोमाथ के होंठ भिजे हुए थे। वो आगे बढ़ गया। बबूसा चालक कक्ष में पहुंचा। किलोरा एक कुर्सी पर गिलास थामे बैठा खूनम के घूंट भर रहा था। आओ बबूसा, एकाएक किलोरा उसे देखते ही बोला। खूनम पियोगे? तुम पियो। बबूसा ने सामने की विंड शील्ड से बाहर देखा। सूर्य चमक रहा था। तेज रफ्तार से पोपा अपने रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। आगे कितनी देर का रास्ता साफ है? बबूसा ने पूछा। 2 दिन तक रास्ते में कोई समस्या नहीं आएगी, रास्ता साफ है। बबूसा ने स्क्रीनों की तरफ देखा जहां से पोपा के हर तरफ का दृश्य दिख रहा था। तुम अकेले यहाँ रहे तो थक जाओगे। कुछ घंटे बाद राजा देव आ जाएंगे,
तब मैं आराम कर लूंगा, किलोरा ने मुस्कुराकर कहा। राजा देव ने आने को कहा था? हाँ, वो अभी चक्कर लगाकर गए हैं। बबूसा ने किलोरा को देखकर पूछा, तुम्हारे ख्याल में राजा देव कितनी देर तक यहाँ आएंगे? शायद 5-7 घंटों बाद। 5-7 घंटे बहुत हैं, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, बबूसा कह उठा। कैसा काम बबूसा? मैं तुम्हें कष्ट देना चाहता हूँ किलोरा। कष्ट? कैसा कष्ट? उसी पल बबूसा का हाथ उठा और किलोरा के सिर पर जा पड़ा। किलोरा के होठों से कराह निकली, खूनम का गिलास हाथ से छूट गया। तभी बबूसा ने किलोरा की कनपटी पर जोरदार घूंसा मारा। किलोरा के होठों से मध्यम सी चीख निकली और वो कुर्सी पर ही एक तरफ लुढ़क गया। वो बेहोश हो चुका था। इस पर भी बबूसा ने 2 और घूंसे उसकी कनपटी पर मारे। फिर जेब से पतली सी डोरी निकालकर उसके हाथ पांव बांधे और उसे कुर्सी से उठाकर एक तरफ फर्श पर लिटा दिया। किलोरा गहरी बेहोशी में था। इस काम से निपटकर बबूसा कुर्सी पर बैठा और उसके हाथ सामने के डैशबोर्ड के बटनों और लीवरों पर चलने लगे। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। करीब 10 मिनट बबूसा इसी तरह व्यस्त रहा। फिर एक तरफ लगे मीटर की सुई को देखा। सुई दर्शा रही थी कि पोपा की रफ्तार 0 के करीब पहुंच चुकी है। मतलब कि पोपा अब एक साइकिल की सी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अब ठीक है, बबूसा बड़बड़ाया। अब मैं अपने चक्रव्यूह पर काम कर सकूंगा और पोपा के भीतर मौजूद किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि पोपा की रफ्तार क्या है। भीतर के लोगों को पोपा की रफ्तार का पता नहीं चलता, बेशक वो तेज हो या धीमा। इसके साथ ही बबूसा उठा और विंड स्क्रीन से बाहर देखा। रास्ता क्लियर था। फिर छोटी स्क्रीनों की तरफ देखा। सब ठीक पाकर बबूसा किलोरा के पास पहुंचा। उसे चेक किया। वो गहरी बेहोशी में था। बबूसा चालक कक्ष से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और बाहर लगी नंबरों की प्लेट के कुछ बटनों को दबाकर दरवाजा लॉक किया और आगे बढ़ गया। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। सोमाथ ने अपने केबिन का दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश किया। अगले ही पल चौंका। उसके केबिन में नगीना मौजूद थी और देखते ही देखते हाथ में दबी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। सोमाथ के शरीर को हल्का सा झटका लगा, लेकिन इसी के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर नगीना की गर्दन पकड़ ली। नगीना छटपटा उठी, परंतु सोमाथ शांत रहा। दूसरे हाथ से उसने पेट में धंसी तलवार बाहर निकाली और पास ही फेंक दी। नगीना खुद को छुड़ाने का असफल प्रयास कर रही थी, परंतु उसकी कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। मेरे समझाने पर भी तुम लोगों को समझ नहीं आई, सोमाथ सख्त स्वर में कह उठा। नगीना खुद को छुड़ाने के लिए जोरों से तड़पी, लेकिन सोमाथ के हाथ की उंगलियों ने नगीना का गला नहीं छोड़ा। नगीना का चेहरा दम घुटने से लाल सुर्ख होने लगा। तो तुम पृथ्वी ग्रह पर राजा देव की पत्नी हो, कहते हुए सोमाथ बेहद शांत भाव में मुस्कुरा पड़ा। नगीना का चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था और आंखें फटती जा रही थी। जगमोहन के हाथ में तलवार थी। वो सतर्कता से पोपा के सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। उसकी निगाह सोमाथ की तलाश कर रही थी। चेहरे पर खतरनाक भाव छाए हुए थे। तभी सामने से एक मोड़ पर मोना चौधरी प्रकट हुई। दूर से ही उनकी नजरें मिली। जगमोहन ठिठका। मोना चौधरी पास आ पहुंची। सोमाथ कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। वो कहीं भी नहीं दिख रहा, मोना चौधरी बोली। कहीं वो अपने केबिन में तो नहीं? मैं नहीं जानती। आओ उसके केबिन की तरफ चलते हैं। दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। नगीना भाभी को देखा है? नहीं, बेला नहीं दिखी। वो भी कहीं पर सोमाथ के लिए घात लगाए खड़ी होगी। क्या हम ठीक कर रहे हैं? जगमोहन बोला। क्या मतलब? हम सोमाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी उस पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बबूसा का प्लान है। वो चाहता है कि तंग आकर सोमाथ उसे मारने पोपा के पीछे वाले हिस्से पर आ पहुंचे। बबूसा करना क्या चाहता है ये नहीं बता रहा। वो कुछ करने से पहले हमें उससे जानना चाहिए था कि उसका प्लान क्या है, जगमोहन बोला। हम अजीबोगरीब हालातों में फंसे अनजान ग्रह की तरफ जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या देवराज चौहान की है कि वो हमारी परवाह ही नहीं कर। इससे क्या फर्क पड़ता है?
बहुत फर्क पड़ता है, मोना चौधरी ने कहा। जिसके लिए हम दूसरे ग्रह का सफर कर रहे हैं उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। वो एक बार भी हमारे पास नहीं आया और रानी ताशा के पहलू में मौजूद रह रहा है। हम देवराज चौहान से कोई बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सोमात से हमें डर लगता है। अगर सोमात नहीं रहेगा तो हम देवराज चौहान से बात कर सकते हैं, कुछ आगे का भी सोच सकते हैं। उसे तो चुप रहो, हम सोमात के केबिन के पास आ पहुंचे हैं, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। दोनों खामोशी से आगे बढ़ते सोमात के केबिन के दरवाजे पर जा पहुंचे। दोनों की निगाहें मिली। जगमोहन ने इशारे से वहीं रहने को कहा कि वो भीतर जाकर देखता है। मोना चौधरी ने सिर हिला दिया। सोमात अपने केबिन में मौजूद था। फर्श पर नगीना लुढ़की पड़ी थी। पता नहीं वो बेहोश थी या बेजान थी। उसकी टांगें एक तरफ मुड़ी हुई थी, बाहें फैली थी, आंखें बंद थी। सन्नाटा छाया हुआ था वहां। सोमात सामने की स्क्रीन पर जगमोहन और मोना चौधरी को देख रहा था। दोनों के हाथों में तलवारें थी और वो जानता था कि दोनों उसके केबिन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। फिर उसने स्क्रीन पर दोनों को केबिन से बाहर रुकते देखा तो चेहरे पर कठोरता आ गई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सावधानी से चल रहा था कि उसके कदमों की आवाज न उठे। दरवाजे की ओट में जा ठिठका और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। चंद पल बीते, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। थोड़ा और खुला और जगमोहन का सिर दिखाई दिया। वो केबिन में झांकना चाहता था, झांका भी। सामने नगीना को फर्श पर लुढ़के पड़े देखा। भाभी! जगमोहन चीखा और होश खो बैठा। दरवाजा खोलते तेजी से भीतर लपका। अगले ही पल मोना चौधरी भी भीतर प्रवेश कर आई कि भीतर नगीना के साथ क्या हुआ। उसी पल सोमात ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों भीतर आ चुके थे और दरवाजा बंद होते पाकर चौंक कर पलटे। जगमोहन को इतना वक्त नहीं मिल सका कि नगीना को देख पाता। सोमात बंद दरवाजे के पास खड़ा कठोर निगाहों से उन्हें देख रहा था। तुमने भाभी के साथ क्या किया? मार दिया इसे? जगमोहन चीखा। तुम दोनों अपने अंजाम की परवाह करो, सोमात ने सख्त स्वर में कहा। तभी जगमोहन और मोना चौधरी तलवारों के साथ सोमात पर झपट पड़े। बबूसा पोपा के पीछे वाले हिस्से में मौजूद था और चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर शक्ति नाच रही थी। उसके अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। काफी देर से वो अकेला था। उसके चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। एकाएक वो ठिठका और नीचे फैले पड़े मोटे रस्से का सिरा उठाकर अपनी कमर से बांधने लगा। रस्से का दूसरा सिरा एक राड से मजबूती से बांध रखा था। बबूसा ने कमर पर भी मजबूती से रस्सा बांधा कि किसी भी स्थिति में खुल न सके। इन सब बातों के दौरान उसका मस्तिष्क इसी सोच में उलझा हुआ था कि क्या उसके बिछाए चक्रव्यूह में सोमात फंसेगा या नहीं। ये उसकी आखिरी कोशिश थी सोमात को खत्म करने की, और उसे नहीं पता था कि उस कोशिश में वह कितना सफल हो पाएगा। लेकिन उसे अपने पर भरोसा था कि वो सफल हो जाएगा, परंतु रह रहकर उसकी सोचें डगमगा उठती थीं। तभी उसके कानों में दौड़ते कदमों की आवाजें पड़ी। बबूसा सतर्क हो गया। अगले ही पल सुमारा ने भीतर प्रवेश किया। वो हाँप रही थी। बबूसा! सुमारा जल्दी से परेशान स्वर में कह उठी। सोमात ने सबको मार दिया। सबको? बबूसा के होठों से निकला। नगीना, जगमोहन और मोना चौधरी को। नहीं, बबूसा के होठों से निकला। वो सोमारा को देखता रह गया। मैं उन पर नजर रखी थी। उन्हें सोमात के केबिन में जाते देखा मैंने। पहले नगीना गई थी, कुछ देर बाद सोमात अपने केबिन में गया। उसके कुछ देर बाद मैंने मोना चौधरी और जगमोहन को सोमात के केबिन में जाते देखा। मैं जानती हूँ कि वो लोग सोमात का मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने भी तो उन्हें यही कहा था कि सोमात पर वार करो और भाग जाओ। तुमने उन्हें समझा दिया था कि उनका मकसद सोमात को परेशान करना है, कि परेशान होकर वो यहाँ तुम्हारे पास चला आए। उन्हें सोमात के केबिन में नहीं जाना चाहिए था। उन तीनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। सोमात ही बाहर निकला और वहां से चला गया। तब मैंने केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर देखा तो उन तीनों को फर्श पर गिरा पाया। जान जा चुकी थी उनकी। बबूसा का चेहरा खतरनाक हो गया। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की।
परंतु सोमाथ उन्हें जिंदा क्यों छोड़ने लगा? सोमारा ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। बबूसा गुर्रा उठा। राजा देव उनकी मौत को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? तुमने बबूसा पर वार क्यों नहीं किया? मैं, कहते कहते सोमारा ठिठक गई। कदमों की मध्यम सी आवाज उनके कानों में पड़ी। वो आ गया, सोमारा के होठों से निकला। बबूसा की आंखों में उसी पल खतरनाक चमक नजर आने लगी। सोमारा पीछे हटती दीवार से जा लगी। तलवार अभी भी उसके हाथ में थी। बबूसा ने कमर में बंधे रस्से को चेक किया। अब तुम क्या करने वाले हो बबूसा? सोमारा भय से भरे स्वर में कह उठी। तभी कदमों की आवाजें पास से आईं और सोमाथ ने भीतर प्रवेश किया। सोमाथ को वहां आया पाकर बबूसा बहसी अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया सोमाथ, बबूसा बोला। मैं तुम्हें मारने आया हूं, सोमाथ ने सख्त स्वर में कहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बबूसा पोपा के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुमने जगमोहन, नगीना और मोना चौधरी को मार दिया। उन तीनों को तुमने। दरवाजे के पास पहुंचकर बबूसा ठिठका और सोमाथ को देखा। तीनों जिंदा हैं। हैरानी है, मारा क्यों नहीं? उनकी कोई गलती नहीं है। तुमने उन्हें भड़काया है, मेरे पीछे भेजा। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। कहने के साथ ही बबूसा ने दीवार पर लगे बटन की प्लेट में से कुछ बटन दबाए। सोमाथ की आंखें सिकुड़ी। तभी दरवाजा खुलता चला गया। बाहर से सूर्य की तेज रोशनी भीतर आई। मेरे पास आओ सोमारा, बबूसा बोला। सोमाथ समझने वाली नजरों से सब कुछ देख रहा था। सोमारा पास पहुंची तो बबूसा ने उसके कान में कुछ कहा। सुनकर सोमारा पीछे हट गई। तुम क्या करने की सोच रहे हो? सोमाथ बोला। सोमाथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं बाहर कूद जाऊंगा, बबूसा मुस्कुराकर कह उठा। ये बच्चों जैसी बातें हैं। सोमाथ मुस्कुरा पड़ा। देख लो, मैंने रस्सा भी बांध रखा है। पोपा की रफ्तार भी बहुत कम है, मैंने कम की थी। और ऐसी बातें करके तुम मुझे भटकाने की चेष्टा कर रहे हो। सोमाथ बबूसा की तरफ बढ़ा। तुम कब से मुझे मारने की सोच रहे हो और जानते भी हो कि मुझे नहीं मार सकते? तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। अब मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सोमाथ बबूसा के पास आ पहुंचा था कि उसी पल बबूसा सोमाथ पर झपट पड़ा। सोमाथ ने फुर्ती से खुद को बचाया और बबूसा के सिर पर जोरों का घूंसा मारा। बबूसा का सिर झनझना उठा और 2-3 कदम पीछे हट गया। सोमाथ को देखा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने पोपा का दरवाजा क्यों खोला है, सोमाथ बोला। ताकि जब मुझे तुमसे जान का खतरा लगे तो मैं बाहर कूद जाऊं। तभी तो पोपा की रफ्तार भी कम कर रखी है। बात कुछ और है। जो भी तुम समझो, मगर मैंने सच बात कही है। किलोरा कहाँ है? चालक कक्ष में बेहोश है। तुम अपनी किसी योजना पर काम कर रहे हो। योजना को तुमने चक्रव्यूह का नाम दे रखा है। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। पोपा के दरवाजे को इस प्रकार खोलना अन्यथा नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई चाल छिपी है। कहीं तुम मुझे तो पोपा से बाहर नहीं फेंकना चाहते? तुम्हारी बात पर मैं गौर करूंगा। ख्याल बुरा नहीं, पर यह दरवाजा मैंने अपने लिए खोला है। तुम दूसरों से मुझ पर वार कराते रहे और खुद यहाँ पर रहे। मतलब कि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे। महापंडित ने तुम्हारा निर्माण बहुत बढ़िया किया है। इतना सब कुछ तुम कैसे सोच लेते हो? महापंडित का कमाल हो तुम। सोमारा घबराई सी एक तरफ खड़ी थी। तभी सोमाथ बबूसा की तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर बबूसा की गर्दन पकड़नी चाहिए। बबूसा ने सोमाथ का हाथ पकड़कर झटका और जोरों का घूंसा सोमाथ के चेहरे पर मारते पीछे हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन घूंसों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये सब करके तुम मुझे उलझाना चाहते हो और मैं सोच रहा हूँ कि तुम आखिर क्या चाल चलने वाले हो, सोमाथ ने शांत स्वर में कहा। बबूसा मुस्कुराकर सोमाथ को देखने लगा। तुमने रस्सा क्यों बांधा हुआ है? सोमाथ बोला। तुमसे बचने के लिए मुझे बाहर छलांग लगानी पड़ सकती है। बाहर आकाश गंगा है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर ही रह जाऊं और पोपा आगे निकल जाए। तुम असल बात से मुझे भटका रहे हो। सोमाथ की आंखें सिकुड़ गईं। बबूसा ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें खत्म कर देना ही बेहतर होगा बबूसा,
सोमाथ ने एकाएक निर्णायक स्वर में कहा और बबूसा की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर सोमाथ ने दोनों हाथ बढ़ाकर बबूसा को पकड़ना चाहा। बबूसा ने तुरंत सोमाथ के आगे बढ़ते हाथों को थामा और पीछे को बेहद तेज झटका दिया। सोमाथ मात्र एक कदम ही पीछे की तरफ लड़खड़ाया और संभल गया। तभी तेजी से नगीना ने भीतर प्रवेश किया और यहाँ का नजारा देखकर ठिठक गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की सी चोट का निशान था। वो बेहोशी से बाहर आई तो मोना चौधरी और जगमोहन को भी वहां बेहोश पड़े देखा। उसके बाद सीधी भागती हुई यहाँ आ पहुंची थी। बबूसा और सोमाथ को उसने टकराव की स्थिति में देखा। आखिरकार उसकी कठोर निगाह बबूसा पर टिक गई कि तभी सोमारा उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई और कान में कुछ कहा। सुनकर नगीना के माथे पर बल पड़ गए। उसने बबूसा और सोमाथ को देखा, अपनी जगह पर खड़ी रही। बबूसा ने मुस्कुराकर नगीना को देखा तो नगीना ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी सोमाथ ने बबूसा पर छलांग लगा दी। बबूसा खुद को बचा न सका और सोमाथ ने दोनों बाहों के बीच बबूसा को भींच लिया। ऐसा होते ही सोमाथ बबूसा पर अपनी बाहों का दबाव बढ़ाने लगा। हर पल उसकी बाहें कसती जा रही थी। बबूसा ने खुद को आजाद कराने के लिए जोर लगाया परंतु बेकार रहा। सोमारा, बबूसा कसमसाकर बोला, इस पर वार करो। सोमारा तुरंत तलवार थामे आगे बढ़ी। इसके सिर पर वार करना, नगीना दांत भींचकर बोली। सोमाथ ने गर्दन घुमाकर सोमारा को देखा। तब तक सोमारा के हाथ में दबी तलवार उठ चुकी थी। नीचे आई तो तलवार से सोमाथ का सिर बीच में से माथे तक कट गया। सोमारा फुर्ती से तलवार थामे पीछे हो गई। ऐसा होते ही सोमाथ की पकड़ ढीली हो गई। बबूसा आजाद होकर पीछे हटता चला गया। सोमाथ ने दोनों हाथों से अपने कटे सिर को दबा दिया और खड़ा रहा। तभी बबूसा सोमाथ पर झपटा। सोमाथ ने फौरन टांग घुमाई जो कि बबूसा के पेट में जा लगी। बबूसा के होठों से कराह निकली और लड़खड़ाकर वो पीछे की तरफ जा गिरा। फिर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसी पल सोमाथ ने सिर से अपने दोनों हाथ हटा लिए। उसका सिर पहले की तरह सामान्य हो चुका था। अब सोमाथ के चेहरे पर कठोरता दिखने लगी थी। उसने पलटकर सोमारा को देखा। सोमाथ को अपनी तरफ देखते पाकर सोमारा का चेहरा फक पड़ गया। सोमाथ बबूसा को छोड़कर सोमारा की तरफ बढ़ने लगा। बबूसा! सोमारा चीख उठी, मुझे बचाओ, ये मुझे। मैं जा रहा हूँ सोमाथ, तुम मुझे नहीं मार सकते, बबूसा ने ऊंचे स्वर में कहा और पोपा के खुले दरवाजे से छलांग लगा दी। वहां फैला रस्सा बाहर की तरफ सरकता चला गया और आखिरकार रस्से के आखिरी सिरे पर रुक गया जो कि पाइप से बंधा था। ऐसा होते पाकर सोमाथ के कदम ठिठक गए। चेहरे पर उलझन उभरी और पलटकर पोपा के खुले दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और नीचे झांका, परंतु बबूसा नीचे नहीं पीछे देखा। रस्से से बंधा वो बेहद मध्यम गति से पोपा के साथ साथ खिंचा चला आ रहा था। आकाश गंगा में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण बबूसा नीचे की तरफ नहीं पोपा के आसपास डोल रहा था, परंतु बंधे रस्से की वजह से पोपा के साथ खिंचे चले आने की वजह से अब वो पोपा के पीछे दिखने लगा था। दरवाजे पर खड़ा सोमाथ रस्से में जकड़े बबूसा को देख रहा था। बबूसा भी उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। अभी चंद पल ही बीते होंगे सोमाथ को वहां खड़े कि एकाएक नगीना अपनी जगह से दौड़ी और अगले ही पल उछलकर फ्लाइंग किक सोमाथ की पीठ पर मारी। ये जबरदस्त धक्का था सोमाथ के लिए। सोमाथ के पैर उखड़े और वहां पोपा से बाहर गिरता चला गया। बाहर गिरते ही उसका शरीर हवा में तैरने लगा और पोपा मध्यम सी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। रस्से से बंधा बबूसा पोपा से बंधा पोपा के साथ खिंचा चला आ रहा था। सोमाथ चंद पलों में ही पीछे छूट गया था। उधर नगीना ने सोमाथ को किक मारते ही अपने को संभालने की चेष्टा की। पोपा का ऊपर का हिस्सा उसने थाम लिया खुद को रोकने के लिए, क्योंकि वो बहुत वेग के साथ सोमाथ की तरफ बढ़ी थी, परंतु लाख चेष्टा के बाद भी खुद को संभाल न सकी। यहाँ तक कि सोमारा तेजी से दौड़ी थी गिरती नगीना को थामने के लिए, परंतु उसके करीब पहुंचने के पहले ही नगीना खुले दरवाजे से बाहर गिरती चली गई। नगीना!
सोमारा चीखी, परंतु तब तक नगीना बाहर खुली सीढ़ियों का एक किनारा थाम चुकी थी और पोपा के साथ साथ खींचने लगी। किसी प्रकार नगीना ने खुद को खुली सीढ़ी पर पहुंचाया, परंतु सीढ़ी पर पकड़ बनाए रखी। वो जानती थी कि हाथ छूटा नहीं कि खेल खत्म। फिर उसने सीढ़ी की रेलिंग, जो कि एक पाइप की तरह थी, वो थामा और उसे पकड़कर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आने लगी। दरवाजे पर खड़ी सोमारा का दिल जोरों से बज रहा था। नगीना कुछ मिनटों की मेहनत के बाद दरवाजे के करीब आ पहुंची तो सोमारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो कि नगीना ने थाम लिया। नगीना ने कोई जल्दी नहीं की भीतर आने की। उसकी जल्दबाजी सोमारा को बाहर गिरा सकती थी। फिर कुछ ही पलों में नगीना भीतर थी। तुम बच गई नगीना, मेरा दिल तो देखो, डर के मारे कितना जोरों से धड़क रहा है, सोमारा कह उठी। सोमात को पोपा से बाहर ढकेलना भी तो आसान नहीं था। नगीना पोपा के फर्श पर बैठी गहरी गहरी सांसें लेती कह उठी, अब सोमात से हमारा पीछा छूट गया। बबूसा का चक्रव्यूह बहुत अच्छा रहा। सोमारा मुस्कुराई। बबूसा को देखो। सोमारा ने उसी पल बाहर झांका। बबूसा रस्से को पकड़ पकड़कर काफी करीब आ चुका था। आ जाओ बबूसा, सोमारा धड़कते दिल के साथ कह उठी। मेरी फिक्र मत करो, बबूसा खुशी से बोला। हमने सोमात से पीछा छुड़ा लिया। अगले कुछ ही मिनटों में बबूसा पोपा के भीतर आ गया। खुला दरवाजा बंद कर दिया। बबूसा चालक कक्ष में पहुंचा। किलोरा को होश आ चुका था, परंतु वो बंधा हुआ था। पोपा इस वक्त बेहद मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। किलोरा को देखकर बबूसा मुस्कुराया और उसके बंधन खोलने लगा। ये क्या हरकत की तुमने बबूसा? किलोरा नाराजगी से कह उठा। रानी तासा से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी मुझे। अब सब ठीक है, ऐसा फिर नहीं होगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बेहद जरूरी काम करना था और उसके लिए पोपा की रफ्तार बहुत कम करनी थी। बंधन खोलता बबूसा बोला। मैं तुम्हें ऐसा करने को कहता तो तुम नहीं मानते, इसलिए तुम्हें बेहोश करना पड़ा। परंतु ऐसा क्या काम था जो कि तुम? बबूसा ने बंधन खोल दिए। अब पोपा को संभालो, उसकी रफ्तार खूब तेज कर दो ताकि हम जल्दी से सदूर पर पहुंच सकें। बबूसा खुशी से मुस्कुरा रहा था। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर। बातें खत्म हो चुकी हैं, तुम पोपा को संभालो। बबूसा हंस पड़ा। किलोरा उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर उलझन थी। बबूसा चालक कक्ष से बाहर निकलता चला गया। वहां से पोपा के ऊपरी हिस्से में रानी तासा वाले कमरे के बाहर जा पहुंचा। दरवाजा बंद था तो उसने बेचैनी भरे आलम में दरवाजा थपथपाया। फौरन ही दरवाजा खुला। सामने रानी तासा खड़ी थी। कहो बबूसा, एक खबर है मेरे पास। मेरे लिए तो वो अच्छी है, परंतु आपके लिए शायद सुखद ना हो। रानी तासा, कहो। रानी तासा ने गहरी निगाहों से बबूसा को देखा। राजा देव भी अगर पास में होते तो। तभी देवराज चौहान उनके पास आ पहुंचा। राजा देव, बबूसा खुशी से कह उठा, मैं जीत गया, सोमात अब नहीं रहा। देवराज चौहान चौंका, फिर मुस्कुरा पड़ा। असंभव, रानी तासा के होठों से निकला। सोमात को खत्म नहीं किया जा सकता। महापंडित ने मुझे ऐसा ही कहा था। आप सही कहती हैं रानी तासा, सोमात को मैं खत्म नहीं कर सका, परंतु उसे पोपा के बाहर फेंक दिया। कब? रानी तासा के माथे पर बल पड़ गए। कुछ ही देर पहले, अभी की तो बात है, और आपको खबर देने आ गया था। रानी तासा ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान थी। सोमात ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बबूसा? रानी तासा बोली। उसने मुझे मारना चाहा था। मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे जीत ले। तुम जिद्दी हो, रानी तासा ने गंभीर स्वर में कहा। महापंडित ने मेरे में राजा देव के गुण डालकर इस बार मेरा जन्म कराया था। बबूसा खुश था। फिर देवराज चौहान से कहा, इस काम में जगमोहन, मोना चौधरी और आपकी पृथ्वी की पत्नी नगीना ने मेरी सहायता की। नगीना ने तो काफी ज्यादा सहायता की सोमात को पोपा के बाहर फेंकने में। उसी कारण मैं सफल हो सका। देवराज चौहान मुस्कुराते हुए बबूसा को देख रहा था। सोमात मेरा प्यारा साथी था बबूसा। क्षमा करे रानी तासा, मैं उसे अपना दुश्मन मान चुका था, तब से जब उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहा था। तुमने अच्छा नहीं किया। रानी तासा के चेहरे पर गुस्सा चमका। मुझे अभी काम है,
मैं चलता हूँ, बबूसा ने कहा और पलटकर चला गया। रानी ताशा ने पलटकर देवराज चौहान को देखते हुए कहा, देव, आपने बबूसा को सिर पर चढ़ा रखा है। खतरा उसे भी था, सोमाथ बबूसा को भी जान से मार सकता था। देवराज चौहान ने कहा, सोमाथ मेरे हक में बहुत अच्छा था, मुझे उसका बहुत सहारा था। अब तुम्हारा सहारा मैं हूं, तब मैं तुम्हारे पास नहीं था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा, देव, मेरे देव। रानी ताशा का स्वर कांपा और वो देवराज चौहान के करीब जा पहुंची। देवराज चौहान ने रानी ताशा को बाहों में समेट लिया। आप कितने अच्छे हैं देव। रानी ताशा का स्वर कांपा। तुम मेरे से ज्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ताशा। देवराज चौहान ने प्यार से कहा, ओह सदूर पर अब हमारा वक्त कितना अच्छा निकलने वाला है, हम कितने किस्मत वाले हैं देव। बबूसा वहां से कुछ आगे हो गया था कि तभी रानी ताशा का एक आदमी सामने से आया और बोला, बबूसा, महापंडित तुमसे बात करना चाहता है। महापंडित? बबूसा की आंखें सिकुड़ी। वो संबंध बनाए हुए है, जाकर उससे बात करो। बबूसा तेजी से आगे बढ़ गया। बबूसा उसी कमरे में पहुंचा, सामने स्क्रीन पर महापंडित की तस्वीर नजर आ रही थी। बबूसा ने हेडफोन जैसा यंत्र कानों पर लगाया तो स्क्रीन पर नजर आ रहे महापंडित की निगाह अपने पर टिकती देखी बबूसा ने। कहो महापंडित, बबूसा बोला। मेरी मशीनों ने मुझे अभी अभी बताया है कि तुमने सोमाथ को कोई नुकसान पहुंचा दिया है। महापंडित की आवाज यंत्र से उभरी। सच में? बबूसा मुस्कुराया। पर तुमने तो सोमाथ को ऐसा बनाया कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी कारण तो मैं हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बबूसा बराबर मुस्कुराया जा रहा था। मुझे बताओ, तुम्हारे और सोमाथ के बीच क्या हुआ है? इसमें कोई शक नहीं कि तुमने सोमाथ का बेहतरीन निर्माण किया था। उसकी ताकत, उसका दिमाग, सब कुछ शानदार था। उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था, परंतु मैंने किसी तरह उसे पोपा के बाहर आकाश गंगा में गिरा दिया। ओह, अब सोमाथ पोपा पर नहीं है, वो आकाश गंगा में भटकता रहेगा। उसे करंट कहाँ से मिलता था महापंडित? बैटरी से। वो खुद ही अपने भीतर बैटरी लगाता था। बैटरी बदलते वक्त भी उसमें करंट रहता था। मैंने उसके भीतर ऐसा सिस्टम लगाया था कि बैटरी निकाल लेने के बाद भी देर तक उसके भीतर करंट रहे। महापंडित की आवाज यंत्र में उभरी। तो जब तक उसकी बैटरी में करंट रहेगा तब तक वो आकाश गंगा में भटकता हाथ पांव मारता रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं कि मैंने तुम्हारी बेहतरीन चीज को बेकार कर दिया। मैंने उसे कभी भी पसंद नहीं किया। ऐसा करके सोचते हो कि तुमने सोमाथ से पीछे छुड़ा लिया? महापंडित स्क्रीन पर मुस्कुराता दिखा। बेशक, सोमाथ अब वापस नहीं आ सकता। तुम सदूर पर पहुंचो, वहां सोमाथ तुम्हारे स्वागत में खड़ा मिलेगा। ये कैसे संभव हो सकता है? बबूसा के माथे पर बल दिखने लगे। मैं एक और सोमाथ बना चुका हूं। क्या? ठीक पहले वाले सोमाथ जैसा। नए सोमाथ के दिमाग में मैं मशीनों द्वारा हर वो जानकारी डालने जा रहा हूं जो पुराने सोमाथ के पास थी। उसके पास ये भी जानकारी होगी कि तुमने उसके साथ क्या किया। महापंडित की आवाज यंत्र से उभर रही थी, परंतु इस बार मैंने सोमाथ को कुछ लचीला बनाया है कि वो इंसानों का बेहतर दोस्त बन सके, उनकी तरह फालतू बातें कर सके। मेरे ख्याल में महापंडित, सोमाथ की अब किसी को भी जरूरत नहीं है। बबूसा ने कहा, मेरी मशीनों ने मुझे बताया है कि सोमाथ की बहुत जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में। क्यों? चंद पलों के पश्चात महापंडित की आवाज पुनः यंत्र से उभरी। मशीनों का कहना है कि इस बारे में बबूसा से तब तक बात न करूं जब तक वो सदूर पर न पहुंच जाए। अगर बात की गई तो बबूसा बातों का जवाब नहीं दे पाएगा। किसी ने उसे रोक रखा है। बबूसा समझ गया कि बातें धरा से वास्ता रखती होंगी। अगर तुमने पहले ही मेरे से सोमाथ के बारे में जिक्र किया होता तो मैं सोमाथ से तुम्हारी दोस्ती करा देता। महापंडित की आवाज उभरी, परंतु बबूसा का ध्यान धरा की तरफ हो चुका था। क्या तुम जानते हो कि पोपा के सदूर पर पहुंचने पर क्या होने वाला है? बबूसा बोला। मेरी मशीनों ने कई बातें बताई हैं, परंतु मैं अभी तक नहीं जान पाया कि उस लड़की की हकीकत क्या है। मैं जान चुका हूं, बबूसा गंभीर स्वर में बोला,
परंतु उसका नाम नहीं बता सकता अभी। मैं समझ रहा हूँ। महापंडित के स्वर में इस बार गंभीरता थी। बबूसा चुप रहा। राजा देव और रानी तासा को लड़की की हकीकत के बारे में पता है? महापंडित ने पूछा। हकीकत तो क्या, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुमने बताया? कोशिश की, परंतु बताने में नाकाम रहा। सोमारा अवश्य जानती है। अब शेष बातें तभी होंगी जब पोपा सदूर पर पहुंचेगा, परंतु सोमात को खो देने का मुझे अफसोस है। सोमात जैसी चीज का निर्माण करने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है। मशीनों ने एक अजीब बात कही मुझसे। क्या? रानी तासा राजा देव को सदूर पर पहुंचते ही खो देगी। ऐसा ही होगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बता सकता महापंडित। क्या रानी तासा को इस बात का एहसास है? उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। ये सब धरा। ओह, बस करो महापंडित। बातों का रुख उधर ही मुड़ रहा है। इस बारे में मुझे बात करने से रोका जाता है। मैं चाहकर भी बात पूरी नहीं कर सकता, बबूसा ने कठिनता से कहा। उधर से महापंडित ने बात खत्म कर दी। जगमोहन और मोना चौधरी को होश आ चुका था। इस वक्त वो सोमात के केबिन में ही थे। नगीना और सोमारा पास में थी। उन्हें पता चल गया था कि बबूसा ने किस तरह सोमात को पोपा से बाहर आकाश गंगा में धकेल दिया। ये जानकर वो खुश थे कि सोमात से पीछा छूट गया। तब मोना चौधरी ने कहा, अब हमें देवराज चौहान से सीधी बात करनी चाहिए कि वो ये सब क्या कर रहा है। तुम ठीक कहती हो। अभी तक सोमात की वजह से हमें देवराज चौहान से बात करने का मौका नहीं मिला था। जगमोहन बोला। देवराज चौहान रानी तासा के साथ खुश है और अपनी इच्छा से तासा के साथ रह रहा है। नगीना कह उठी। ऐसे में हमें उनके बीच नहीं आना चाहिए। देवराज चौहान की खुशी में ही मेरी नहीं बेला। मोना चौधरी का स्वर कठोर हो गया। मैं बात जरूर करूंगी। मोना चौधरी ठीक कह रही है भाभी। जगमोहन गंभीर दिखा। हमें देवराज चौहान से स्पष्ट बात करनी चाहिए। पहले तो हमें सोमात के डर ने रोका हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। तभी दरवाजा खुला और बबूसा ने भीतर प्रवेश किया। क्या हाल है दोस्तों? बबूसा खुशी से कह उठा। तुम सबकी सहायता के बिना सोमात से पीछा नहीं छूट पाता, परंतु तुमने भी अपना चक्रव्यूह बढ़िया बना रखा था। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। तभी तो काम हो सका। तुम्हें चाहिए था कि हमें अपनी सोचों से अवगत करा देते। तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं कि क्या करना चाहते हो? मोना चौधरी बोली। पोपा में ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि सोमात हमारी बातें सुन सकता था, इसलिए मैंने हमेशा ही चक्रव्यूह बताने की बात को नजरअंदाज किया। कहने के साथ ही उसने नगीना को देखा। तुमने बेहद अच्छा मेरा साथ दिया, नहीं तो सोमात को आकाश गंगा में गिराने में दिक्कत आती। मुझे सोमारा ने कान में बताया था कि सोमात को आकाश गंगा में गिराना है। उस वक्त सोमात खुले दरवाजे पर खड़ा था और यह अच्छा मौका था कि मैं उसे बाहर धकेल देती। तब मैंने ऐसा ही किया। जब सोमात वहां पहुंचा तो सोमारा के कान में मैंने ही बताया था कि सोमात को आकाश गंगा में गिराना है। जब वो सोमारा को मारने के लिए आगे बढ़ा तो सोमात का ध्यान भटकाने के लिए मैं आकाश गंगा में कूद गया। मैं जानता था कि मुझे देखने सोमात खुले दरवाजे पर जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने रस्सा बांध रखा था, इसलिए संभला रहा। पोपा की रफ्तार 0 पर मैं पहले ही ला चुका था। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब सोचता हूँ कि अगर नगीना वहां न होती तो सोमात को आकाश गंगा में गिराना आसान काम नहीं था। सोमारा इस काम को करने में कमजोर पड़ जाती। हाँ, सोमारा ने कहा, मेरे लिए ये सच में कठिन काम था। मैं तब सोच ही रही थी और नगीना हरकत में आ गई। हम देवराज चौहान से बात करने जा रहे हैं, मोना चौधरी बोली। अब हमें सोमात का डर नहीं रहा। क्या बात करनी है राजा देव से? बबूसा बोला। यही कि रानी तासा के लिए बेला को क्यों छोड़ रखा। अभी ऐसी कोई बात मत छेड़ो, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। पोपा को सदूर तक पहुंचने दो, तब क्या होगा जो राजा देव फिर से नगीना के पास आ जाएंगे। रानी तासा को छोड़कर? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, ये बात तुम्हें देवराज चौहान ने कही? नहीं, परंतु मुझे मालूम है कि ऐसा होने वाला है। मेरी बात का भरोसा करो। स्पष्ट कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो, जगमोहन बोला।
कुछ भी स्पष्ट नहीं बता सकता। अगर मुझ पर भरोसा है तो पोपा के सदूर पर पहुंच जाने का इंतजार करो। ऐसी बहुत सी नई बातें हैं जो तुम सबको और परेशानी में डाल देंगी। मैं स्वयं आने वाले वक्त के बारे में चिंतित हूँ। तो हमें बताओ कि क्या बात है, नगीना बोली। चाहकर भी नहीं बता सकता। बबूसा के चेहरे पर सख्ती आ गई। भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। अभी शांत रहो, चुप रहो। सोमात से हमने छुटकारा पा लिया है, परंतु महापंडित का कहना है कि सदूर पर पहुंचने पर एक नया सोमाथ वहां पर मौजूद होगा। क्या? सोमारा चौंकी। ऐसा क्यों? जगमोहन बोला। पता नहीं, पर महापंडित कोई भी काम बिना वजह नहीं करता। कुछ तो बात होगी ही। परंतु महापंडित कहता है कि इस बार सोमाथ पहले से अलग आदतों वाला होगा। हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। बबूसा गंभीर दिख रहा था। तो देवराज चौहान से बात न करें? जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा। मुझ पर भरोसा रखो और पोपा को सदूर पर पहुंचने दो। उसके बाद बबूसा धरा के केबिन में पहुंचा। दरवाजा खोला तो धरा को केबिन में टहलते पाया। उसे देखकर मुस्कुराई तो निचला होंठ टेढ़ा हो गया। फिर वो बेड पर जा बैठी और बबूसा को शांत निगाहों से देखने लगी। कुछ पल उसे देखने के बाद बबूसा ने कहा, अब मैं फुर्सत में आ गया हूँ। पहले मेरा ध्यान दो तरफ बटा हुआ था। बहुत खुश हो सोमाथ को पोपा से बाहर धकेलकर? अब बबूसा ने धरा को गहरी निगाहों से देखा। मैं तुम पर ध्यान दे सकता हूँ। तुम? खूब। धरा मुस्कुराई तो निचला होंठ टेढ़ा हो गया। अब तुम मुझ पर ध्यान देने वाले हो? बबूसा धरा को देखता रहा। सोमाथ को पोपा से बाहर धकेलकर ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मुझे भी बाहर फेंक दोगे? मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बबूसा बोला। तो करो, आओ मेरे पास, मुझे उठाओ और पोपा से बाहर फेंक दो। धरा हंस पड़ी। बबूसा वहीं खड़ा धरा को देखता रहा। मुझसे डरते हो? धरा ने कहा। बबूसा किसी से नहीं डरता। डरती तो तुम हो जो किन्हीं ताकतों का सहारा ले रही हो। वो ताकतें ही तो मेरे वजूद को कायम रख रही हैं, वरना खुम्बरी तो कब की खत्म हो गई होती। मैं कोई ऐसा रास्ता तलाश करूंगा कि जिससे तुमसे मुकाबला कर सकूं। तो तुम मेरा मुकाबला करने की सोच रहे हो? धरा हंसी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने अपनी ताकतों से राजा देव को रानी तासा का दीवाना बना रखा है। इससे राजा देव भी धोखे में है और रानी तासा भी धोखे में जी रही है, क्योंकि सदूर पर पहुंचते ही राजा देव पर से तुम्हारी ताकतों का असर हट जाएगा और वो रानी तासा को छोड़कर वापस नगीना का हाथ थाम लेंगे। इससे रानी तासा को कितनी तकलीफ होगी। मुझे क्या, मेरा मतलब तो सदूर पर पहुंचने से है। और तुम सदूर की रानी बनने की सोच रही हो? सदूर की मालकिन बनना मेरे लिए नया अनुभव नहीं है। मैं पहले भी सदूर की मालकिन थी। धरा ने तनकर कहा। सदूर सिर्फ मेरा है। अब फिर मेरी ताकतें मुझे सदूर की मालकिन बना देंगी, लेकिन मेरा पहला काम होगा डुमरा से 500 साल मुझे सदूर से दूर रखने का बदला लेना। धरा के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। पहले मैं डुमरा को मौत की नींद सुलाऊंगी, फिर सदूर की रानी बनूंगी। बहुत गलत किया था डुमरा ने मेरे साथ। मैं उसे, तुम्हारी ताकतों में क्रूरता है। डुमरा ने इसीलिए तुम्हें सदूर से भगा देना चाहा। धरा ने बबूसा को क्रोध भरी नजरों से घूरा। तुम खुम्बरी के सामने डुमरा को सही कह रहे हो? धरा ने कठोर स्वर में कहा। सही बात कहने में गलत क्या? डुमरा गलत है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। उसकी मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। धरा फुफकार उठी। इस बात का जवाब तो डुमरा ही दे सकता है, बबूसा बोला। उसी पल बबूसा को लगा किसी ने उसके पैरों को पकड़कर खींच लिया हो। बबूसा धड़ाम से नीचे जा गिरा। होठों से कराह निकली। वो संभला और जल्दी खड़ा हो गया। धरा गुस्से से बबूसा को घूर रही थी। बबूसा ने उसके चेहरे के भाव देखे तो बोला, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें डुमरा को सही कहने की सजा मिली है। दोबारा तुमने ऐसा कुछ कहा तो सजा और भी सख्त होगी। तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हारे हक में बात कहूं? धरा के चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। मैंने तुम्हें एक एक बात बताई कि मेरे और डुमरा के बीच क्या हुआ था, तब भी तुम्हें समझ ना आई कि गलती किसकी थी। मैं समझ सकता हूं कि डुमरा तुम्हारी तरफ क्यों बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि तुम सदूर की शासक थी और मासूम लोगों पर जुल्म और क्रूरता कर रही थी। तो इसमें डुमरा का क्या जाता है? मैं सदूर की रानी हूं। जो मेरे मन में आएगा वो करूंगी। डुमरा जानता था कि तुम नागात की ताकतों का इस्तेमाल करती हो, जो कि क्रूर है,
इससे डुमरा को क्या? धरा फुफकार उठी। इस बात का जवाब डुमरा ही देगा। वो बिना वजह तो तुम्हारी तरफ बढ़ा नहीं होगा। तुमने उससे नहीं पूछा? वो बेवकूफ मेरे हर सवाल पर एक ही रट लगाए हुए था कि नागात की ताकतों को छोड़ दूं, और तुम्हें ये बात पसंद नहीं थी। इसी से समझ लो कि ये बात मुझे कितनी नापसंद थी कि मैंने 500 साल सदूर से दूर रहना पसंद किया, परंतु उन ताकतों को नहीं छोड़ा। उन ताकतों ने इस बात का सिला भी दिया मुझे। वो हमेशा मेरे साथ रही इन 500 सालों में। इस वक्त भी मुझे वापस सदूर पर पहुंचाने में सहायक हो रही हैं। ऐसी ताकतों के बिना कौन रहना चाहेगा? मेरा वजूद ही इन ताकतों के साथ है, वरना खुमरी बेकार है। तुमने इन ताकतों को देखा है? बबूसा ने गंभीर स्वर में पूछा। सहायक ताकतों को नहीं, परंतु मुख्य ताकतों से सदूर पर मेरी मुलाकात होती थी। वो मुख्य ताकतें जो सहायक ताकतों से काम लेती हैं। तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे बबूसा। मुख्य ताकतें इंसान के रूप में होती हैं? नहीं, उनका अपना रूप होता है, सबसे जुदा, सबसे अलग रूप। वो तुमसे मिलने आती हैं। मैं जब भी बुलाती हूँ वो ताकतें आती हैं। क्यों ना आएंगी? वो मेरा हुक्म मानती हैं। वो सब मेरे काबू में है। नागाथ महान था जिसने इन ताकतों को काबू में कर रखा था। धरा मुस्कुराई तो निचला होठ टेढ़ा हो गया। तुम सदूर पर कहाँ जाओगी? अपनी उसी गुप्त जगह पर जहाँ दोलाम मेरे शरीर को सुरक्षित रखे हुए है, और मेरी हर जरूरी चीज वहां पर मौजूद है। सदूर छोड़ते वक्त 500 साल पहले मैं पूरी तैयारी करके चली थी कि वापसी पर मेरे को किसी तरह की परेशानी न हो अपनी चीजों को तलाशने में। धरा ने हंसकर कहा, वो जगह कहाँ है? ये नहीं बताऊंगी। बताने की जरूरत भी क्या है? तुम डर रही हो तभी नहीं बता रही। मैं शोर नहीं चाहती कि वहां पर तुम या कोई और आकर मेरी शांति भंग करे। वहां पहुंचकर मुझे बहुत से काम करने हैं। अपनी ताकतों को जगाना है, मंत्रों वाला कटोरा तैयार करना है, और भी बहुत कुछ। मुझे तो लगता है कि 500 साल बीत जाने के बाद तुम्हारा शरीर खराब हो गया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। धरा गुर्रा उठी। दोलाम लापरवाही करके सजा का हकदार नहीं बनना चाहेगा। उसने मेरे शरीर को बहुत हिफाजत से रखा होगा। 500 सालों में कितनी भी हिफाजत में रखा जाए, कोई भी शरीर सलामत नहीं रहता, बबूसा ने कहा। दोलाम बहुत काबिल इंसान है। वो अपना काम करना बखूबी जानता है। 500 साल जितनी लंबी किसी की उम्र नहीं होती। शायद दोलाम मर गया हो। वो जिंदा है, स्वस्थ है, बिल्कुल पहले की तरह। तुम्हें कैसे पता? मेरी ताकतें मुझे बताती रहती हैं। दोलाम को मेरी ताकतें उम्र दे रही हैं कि वो मेरे शरीर को सुरक्षित रख सके। तुम्हारी ताकतें भी तुम्हारे शरीर का ध्यान रख रही होंगी। ये काम ताकतें नहीं कर सकती, परंतु दोलाम से ये काम करवा सकती हैं। दोलाम को किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये बता देती हैं कि वो चीज कहाँ पर मिलेगी। इस वक्त बटाका कहाँ है? उसी गुप्त जगह पर सुरक्षित रखा है। मैं तुम्हारे साथ वहां चलना चाहूं तो क्या मुझे साथ ले चलोगी? बबूसा ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, धरा ने स्पष्ट इनकार किया। तो क्या हो गया, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। धरा चंद पल चुप रहकर बोली, तुम साथ नहीं चल सकते। मुझे इनकार का इशारा मिल रहा है। कौन दे रहा है इशारा? वही ताकत दे रही है जिसने तुम्हें अभी सजा दी थी। तो तुम ताकतों के इशारे पर काम करती हो? कभी कभी ताकतों की सलाह मेरे फायदे के लिए ही होती है। मैं खुशी से उनकी बात मानती हूँ। तो अब तुम सदूर पर पहुंचकर डुमरा से बदला लोगी। ये मेरा पहला काम है, उसके बाद ही सदूर की रानी बनूंगी। तुम रानी बनोगी तो रानी तासा राजा देव का क्या होगा, जो अभी सदूर के मालिक हैं? ऐसे मामूली लोगों की मैं कभी भी परवाह नहीं करती। धरा मुस्कुराई तो होठ टेढ़ा हो गया। बबूसा की गंभीर निगाह धरा पर थी। तुम तो देवराज चौहान के बहुत वफादार हो। राजा देव को मैं पसंद करता हूँ। मुझे पसंद नहीं करते? तुम्हें? मैं सुमारा से शादी करूंगा। गलत मत समझो, मैं सेवक के नाते तुमसे बात कर रही हूँ कि अगर तुम मुझे भी देवराज चौहान की तरह पसंद करो तो मैं तुम्हें अपना सेवक बना लूंगी। ये मत भूलो कि मैं अब सदूर की रानी बनूंगी। मेरी सेवा में रहकर तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं सिर्फ राजा देव की सेवा कर सकता हूँ। बबूसा मुस्कुराया, किसी और की नहीं, क्योंकि मैं राजा देव को पसंद करता हूँ।
राजा देव के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम कोई और सेवक ढूंढ लो। धरा मुस्कुराई तो उसका निचला होंठ टेढ़ा हो गया। अगर मुझे पृथ्वी ग्रह पर ही पता चल जाता कि तुम खुमरी हो तो मैं तुम्हें कभी भी साथ नहीं लाता, बबूसा बोला। क्यों? क्योंकि तुम सदूर की शांति भंग करने वाली हो। डुमरा भी अब बहुत बूढ़ा हो चुका होगा और तुम। वो बूढ़ा नहीं है, धरा ने इनकार में सिर हिलाया। महापंडित अपने पिता डुमरा को बूढ़े होने पर हर बार उसे नया जवान शरीर दे देता है। मेरी ताकतें मुझे बता चुकी हैं कि कुछ वक्त पहले ही डुमरा को नया शरीर मिला है। फिर तो वो तुम्हें जबरदस्ती टक्कर देगा। धरा की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। वो मुस्कुराई। तुम जाओ बबूसा, बहुत बातें हो गई। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। तुम देवराज चौहान की सेवा करो जिसका कोई भविष्य नहीं है। मैं जल्दी ही तुम्हें सदूर की मालकिन बनी दिखूंगी। खुम्बरी सबसे ताकतवर है। सदूर की एकमात्र ताकत खुम्बरी होगी। कहने के साथ ही धरा ठहाका मारकर हंस पड़ी। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। बबूसा पलटा और बाहर निकल गया। पतले रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। वो अपनी ही सोचों में उलझ गया था कि खुमरी सदूर पर क्या रंग दिखाने वाली है। ये बात पोपा में हर कोई जान चुका था कि बबूसा ने सोमात को आकाशगंगा में फेंक दिया है। रानी तासा का एक कर्मचारी हाथों में सामान उठाए जा रहा था कि बबूसा को देखकर ठिठक गया और पास पहुंचने पर वो कह उठा, सोमात को तुमने आकाशगंगा में कैसे फेंका? जब से मैंने सुना है तभी से हैरान हूँ। जवाब में बबूसा उसे मुस्कुराकर देखता आगे बढ़ता चला गया। बबूसा चालक कक्ष में पहुंचा। वो जानना चाहता था कि पोपा कितनी रफ्तार पर है। बबूसा, किलोरा उसे देखते ही चिल्लाया, पता चला तुमने सोमात को आकाशगंगा में फेंक दिया? ऐसा कुछ नहीं है। बबूसा विंड शील्ड के बाहर पोपा की रफ्तार को नजरों से पहचानता बोला, सोमात सदूर पर हमारा इंतजार करता मिलेगा। मैंने उसे महापंडित के पास पहुंचा दिया है। ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सोमात का मुकाबला करने में बहुत परेशानी आई होगी। बहुत। जब तुमने मुझे बेहोश करके बांधा उसके बाद ही तुमने ये सब किया होगा। किलोरा उत्सुक था। ठीक समझे। बबूसा सुइयों पर निगाह मारकर बोला, अभी तुम पोपा की रफ्तार और बढ़ा सकते हो। बढ़ाते क्यों नहीं? ये रफ्तार ही काफी ज्यादा है। मैं पोपा को खतरे में नहीं डालना चाहता, किलोरा ने कहा। हमें सुरक्षित होकर यात्रा करनी चाहिए। जमरा ने मुझे यही सिखाया है कि जहां तक हो सके पोपा की रफ्तार कम रखो। मैं जल्दी सदूर पर पहुंचना चाहता हूँ। पोपा की रफ्तार मैं इससे तेज नहीं कर सकता। ये अभी भी तूफानी रफ्तार से जा रहा है। बबूसा चालक कक्ष से बाहर निकला और पोपा के किचन में पहुंचा। वहां दो आदमी खाना तैयार कर रहे थे। खुशबू फैली थी। जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे भूख लगी है, बबूसा ने कहा। हमें हैरानी है कि तुमने सोमात का मुकाबला करके उसे पोपा के बाहर फेंक दिया। ये तुमने कैसे किया? एक ने हैरानी से पूछा। हर कोई यही पूछ रहा है, बबूसा ने कहा और वहां से चला आया। वापस केबिनों की कतार में पहुंचा और एक केबिन में जगमोहन और नगीना बातें करते मिले। अब मजा आ रहा है, बबूसा हंसकर बोला। सोमात पोपा में नहीं है। जगमोहन और नगीना मुस्कुरा पड़े। भूख लग रही है, खाने का कोई इंतजाम हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा, जगमोहन ने कहा। खाना तैयार हो रहा है। सोमारा एक केबिन में मोना चौधरी के साथ बैठी थी। बबूसा सोमारा को बाहर बुला लाया और अकेले में धरा यानी खुमरी की बातें करने लगा। बबूसा उसे खुमरी के इरादों से अवगत करा रहा था। दोनों चिंतित थे। क्या हम धरा को पोपा के बाहर नहीं फेंक सकते? सोमारा कह उठी। पोपा में खुमरी की ताकतें सक्रिय हैं। हम कुछ करना चाहेंगे भी तो वो ताकतें हमें कुछ नहीं करने देंगी। मैंने जरा सी डुमरा की साइड क्या ले ली, खुमरी की ताकतों ने उसी पल मुझे धड़ाम से नीचे गिरा दिया। खुमरी सच में खतरनाक है। उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन एक अच्छी खबर है। क्या? महापंडित ने अपने पिता डुमरा को कुछ वक्त पहले ही नया शरीर दिया है। मतलब कि डुमरा स्वस्थ है और खुमरी का अच्छी तरह मुकाबला कर सकता है, बबूसा ने बताया। तुम्हें कैसे पता ये बात? खुमरी ने बताया है। क्या पता महापंडित को खुमरी के बारे में मशीनों ने बता दिया हो, तभी उसने अपने पिता डुमरा को नया शरीर। मेरे ख्याल में महापंडित खुमरी के बारे में नहीं जानता। जानता होता
तो मुझे बता देता। अब हमारा बाकी का सफर आराम से कटेगा, क्योंकि जो भी होना होगा वो सदूर पर होगा। आने वाले वक्त का इंतजार रहेगा मुझे। तू भूल गया बबूसा, सदूर पर पहुंचकर सबसे पहला काम तुझे क्या करना है? सुमारा ने बबूसा की बाह पकड़ ली। क्या? मेरे से शादी करनी है तूने? ओह सच में, मैं भूल ही गया था। बबूसा मुस्कुराया। ये तो सबसे जरूरी काम है हमारे लिए। सदूर ग्रह तक पहुंचने तक जिक्र के काबिल खास बात नहीं हुई। देवराज चौहान रानी तासा के साथ ही रहता और किलोरा को आराम देने के लिए चालक कक्ष में चला जाता। देवराज चौहान जब तक पोपा संभालता तब तक किलोरा नींद ले लेता। इस दौरान बबूसा चालक कक्ष में आ जाता और देवराज चौहान से बातें करता रहता। नगीना, मोना चौधरी और जगमोहन अपने केबिनों वाले हिस्से में ही रहे। देवराज चौहान से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। रानी तासा खुश थी कि राजा देव को लेकर वापस सदूर पर जा रही है। धरा अपने केबिन में ही रही। फिर वो वक्त भी आ गया जब पोपा सदूर पर जा पहुंचा था। हम सदूर पर पहुंच गए देव। रानी तासा का स्वर खुशी से कांप रहा था। अब हम इकट्ठे सदूर पर जीवन बिताएंगे। हाँ तासा, सदूर को फिर से देखने का मेरा कितना मन है। मैं तुम्हारे साथ फिर से सदूर पर रहूंगा। कितना अच्छा लगेगा। अब तो मैं आपसे और भी ज्यादा प्यार करूंगी। रानी तासा की नीली आंखों में आंसू चमक उठे। देवराज चौहान ने हथेली से उसकी आंखें साफ करते कहा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप कितने अच्छे हैं देव। रानी तासा का स्वर थरथरा उठा। सदूर से भी ज्यादा अच्छे। आप सदूर को देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत बदल गया है सदूर। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आप सदूर को पहचान ही नहीं पाएंगे। सदूर कितना भी बदल जाए, पर हम नहीं बदलेंगे तासा। हम एक दूसरे के बने रहेंगे। देवराज चौहान ने प्यार से कहा। हाँ देव, हम कभी नहीं बदलेंगे। तभी दरवाजा थपथपाया गया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बबूसा सामने खड़ा था। राजा देव, बबूसा उत्साह भरे स्वर में कह उठा, हम सदूर पर आ पहुंचे हैं। पोपा सदूर की जमीन पर उतरने वाला है। फिर तो मुझे किलोरा के पास चालक कक्ष में जाना चाहिए। देवराज चौहान बोला। मैं भी आपके साथ चलूंगी देव। रानी तासा पास आते बोली। देवराज चौहान और रानी तासा अपने कमरे से निकलकर आगे बढ़ते चले गए। बबूसा वहीं खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। फिर पलटकर उल्टी दिशा में चल पड़ा और कुछ रास्तों को पार करता धरा के केबिन पर पहुंचा और दरवाजे को खोला। सामने ही धरा मौजूद थी। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आहट पाकर भी उसने आंखें नहीं खोली। बबूसा भीतर प्रवेश कर आया। आ बबूसा, धरा उसी तरह बंद आंखों से कह उठी। तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? बबूसा गंभीर स्वर में बोला। मेरी ताकतों ने मुझे बता दिया था। पोपा सदूर पर उतरने जा रहा है। जानती हूँ, मेरा सदूर आ गया। 500 बरस भी अभी अभी पूरे हुए हैं। धरा ने आंखें नहीं खोली थी। अभी अभी पूरे हुए हैं? हाँ, कुछ पल पहले ही। अगर 500 बरस पूरे होने से पहले ही पोपा सदूर पर उतर जाता तो क्या फर्क पड़ता? मेरी जान चली जाती। मैंने श्राप को स्वीकार कर लिया था तो मुझे श्राप के मुताबिक ही चलना पड़ रहा था। 500 बरस पूरे होने के बाद ही मैं सदूर पर पहुंच सकती हूँ। पहले पहुंची तो मेरी जान गई। उसी मुद्रा में धरा ने कहा। दुमरा ने श्राप में बहुत सख्त बातों का इस्तेमाल किया था। उसका इरादा था कि मैं जिंदा ही ना रहूं, परंतु मैंने श्राप को स्वीकार करके बहुत समझदारी दिखाई थी। श्राप के स्वीकार करते ही दुमरा मन ही मन तिलमिला गया होगा कि मैंने श्राप स्वीकार कर लिया। उसी पल धरा ने आंखें खोली और उठ बैठी। शांत निगाहों से बबूसा को देखा। डुमरा चाहता था कि मैं जिद पर अड़ जाऊं, श्राप स्वीकार न करूं और जान चली जाए मेरी। अगर उसे पता होता कि मैं श्राप स्वीकार कर लूंगी तो वो मुझे और भी कठोर श्राप देता। ये भी संभव है कि अभी 500 बरस पूरे ना हुए हों और पूरे हो गए हैं। पृथ्वी के वक्त के हिसाब से 10 घंटे पहले 500 साल पूरे हो गए हैं। ये हिसाब मेरा नहीं, मेरी ताकतों का है। वो मेरे एक एक पल का हिसाब रख रही हैं। ताकतों ने ही मुझे बताया था कि श्राप के 500 साल पूर्ण हो गए हैं। तुम्हें खुशी तो बहुत हो रही होगी 500 साल पूरे करके सदूर पर आ पहुंचने की। बहुत। धरा मुस्कुराई तो उसका निचला होंठ टेढ़ा हो गया। अपने घर आना किसे अच्छा नहीं लगता।
मेरी ताकतें बेसब्री से मेरे वापस आने की राह देख रही हैं। 500 साल की तकलीफ मैंने ही नहीं, मेरी ताकतों ने भी सही है, जो तब से एक ही जगह फंसी हुई हैं, परंतु अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। वो सब खुशी से पागल हो रही हैं कि मैं जल्दी से उनके पास पहुंच जाऊं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो डुमरा को हो रही होगी कि मैं सही सलामत 500 साल पूरे होते ही वापस आ गई। ये वक्त मैंने बहुत कष्ट में रहकर पूरा किया है। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि सदूर को छोड़कर मुझे दूसरे ग्रह पृथ्वी पर जाकर जन्म लेने पड़े, जबकि हर पल मुझे सदूर की मालकिन होने का एहसास होता रहा। तड़पती रही मैं, लेकिन वक्त कट ही गया। मैं डुमरा को बहुत बुरी मौत दूंगी। कि क्या डुमरा को पता होगा कि तुम आ गई हो? उसके पास तो मेरा पूरा हिसाब होगा। मतलब कि वो जानता है कि तुम पोपा में बैठकर आ रही हो। धरा बबूसा को देखती रही, फिर शांत अंदाज में मुस्कुराई। डुमरा जानता है, मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो बबूसा। क्या यही कि मेरे पोपा से बाहर आते ही डुमरा मुझ पर वार कर सकता है, जबकि मेरे पास 2-3 ताकतें ही हैं। बबूसा की नजरें धरा पर ही रहीं, परंतु डुमरा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? डुमरा को श्राप के नियम से चलना होगा, वरना मुझे दिए श्राप उसे भी भुगतना पड़ सकता है। कैसा नियम? नियम है कि श्राप पूरा करने पर श्राप देने वाला पहला वार उस पर तब तक नहीं करेगा जब तक कि श्राप पूरा करने वाला उस पर वार न कर दे। अगर अब डुमरा ने वार मुझ पर कर दिया तो 500 सालों का श्राप उसे भी भुगतना पड़ेगा। ओह, डुमरा मेरे पहले वार का इंतजार करेगा। धरा खतरनाक अंदाज में हंस पड़ी, पर मैं उसे निराश नहीं करूंगी। जल्दी ही उस पर वार करके उसे वार करने का मौका दूंगी। खुमरी किसी से झगड़ा लेती है तो छाती ठोक कर सामने वाले को भी मौका देती है। मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ कि उससे ये झगड़ा नहीं होगा, बबूसा ने कहा। रास्ता? धरा हंसी और बबूसा को देखा। तुम डुमरा पर वार न करो। तुम्हारा मतलब कि मैं डुमरा को माफ कर दूं? धरा के माथे पर बल पड़ गए। कुछ भी समझो, इससे झगड़ा ही खड़ा नहीं होगा। और तुम बेवकूफ हो बबूसा। धरा गुर्रा उठी। तुम चाहते हो कि झगड़े के डर से मैं डुमरा को जाने दूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और मेरी ताकतें तो इस बात को जरा भी पसंद नहीं करेंगी। वो मेरा काम करना बंद कर देंगी। काम करना बंद कर देंगी? परंतु वो तो तुम्हारे अधीन हैं और उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। बेशक, परंतु वो अपनी मनमानी भी कर सकती हैं। मेरे कामों को पूरा करने में देर लगा सकती हैं। नाराजगी से काम करेंगी तो मुझे नुकसान होगा। लेकिन बात ये नहीं, मैं डुमरा को सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं बदला लेकर रहूंगी। खुमरी को झगड़ा करना अच्छा लगता है। खुमरी ने कभी डरना नहीं सीखा। बदले की मुझ में तीव्र इच्छा है। तभी तो मैं सदूर की रानी बाद में बनूंगी। पहले डुमरा से बदला लूंगी। 500 साल कम नहीं होते बबूसा। डुमरा ने खुमरी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग धोखे से किया। जब मेरा बटाका गिर गया तो तब उसने मुझे घेरा। मैं बेबस हो गई थी तभी तो वो मुझे श्राप दे सका। और मैं चाहता हूँ तुम्हारा और डुमरा का झगड़ा ना हो। तेरे को क्या पड़ी है ऐसा चाहने की? तुम्हारे झगड़े में सदूर की हालत बिगड़ेगी, ये चिंता है मुझे। पर मुझे चिंता नहीं है। वैसे भी सदूर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मेरा और डुमरा के बीच का मामला है। मतलब कि तुम डुमरा से बदला लेकर रहोगी? बबूसा गंभीर हो गया। धरा ठठाकर हंस पड़ी। खुमरी अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती। डुमरा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बबूसा कई क्षणों तक धरा को देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी बातें मुझे राजा देव को बतानी होंगी। जरूर बताओ। धरा मुस्कुराई तो निचला होंठ टेढ़ा हो गया। जब मैं पोपा से उतरकर चली जाऊंगी तो बता देना। तुमने सही कहा था कि तुम्हारी ताकतों ने राजा देव को रानी तासा का दीवाना बना रखा है। देख लेना, सदूर अब दूर तो नहीं रहा। धरा ने आंखें नचाई। रानी तासा के दिल को तकलीफ पहुंचेगी जब राजा देव उसका साथ छोड़ देंगे। खुमरी इन बेकार की बातों की परवाह नहीं करती। ये प्यार की बातें हैं। प्यार में जब दिल टूटता है तो बकवास। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। खुमरी की निगाह में प्यार पागल लोगों की चीज है। अगर प्यार सच में बढ़िया होता तो खुमरी को कब का किसी से प्यार हो गया होता। परंतु खुमरी को प्यार की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तुमने कभी प्यार नहीं किया?
कभी भी नहीं। पृथ्वी पर तो नहीं। मुझे कोई मर्द कभी पसंद नहीं आया। मैंने किसी भी जन्म में शादी नहीं की। सहवास तो किया होगा? वो भी नहीं, खुमरी ने शांत स्वर में कहा। जब सदूर पर थी तब भी नहीं किया, जब पृथ्वी पर गई तब भी नहीं किया। प्यार को मैंने हमेशा ही बेकार की चीज समझा है। मुझे मर्द की कभी भी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हैरानी है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। खुमरी है ही ऐसी। जब तुम्हें प्यार का एहसास होगा तो तब पता चलेगा कि ये पागल लोगों का काम नहीं है। इन बातों की मुझे जरूरत नहीं। तो तुम्हारे जीवन में है ही क्या? सदूर की रानी बनना और डुमरा से बदला लेना, बस यही है तुम्हारी जिंदगी। सबकी यही जिंदगी होती। सबकी जिंदगी में प्यार होता है, बबूसा ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें एक बार प्यार का स्वाद चखना चाहिए। इन बातों के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। प्यार करने के लिए वक्त नहीं चाहिए होता, सिर्फ प्यार चाहिए होता है। किसी से प्यार करोगी तो अपनी जिंदगी को बदला हुआ पाओगी। तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है बबूसा। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं कि ऐसी बातें करके तुम मुझसे प्यार कर लोगे? बबूसा ने धरा को देखा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। बबूसा चालक कक्ष में पहुंचा तो देवराज चौहान और रानी तासा को वहां मौजूद पाया। बस राजा देव, किलोरा कह रहा था, कुछ ही मिनट में हमें सदूर की ऊंची इमारतें दिखने लगेंगी। ऊंची इमारतें? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। हाँ देव, रानी तासा मुस्कुराकर कह उठी। मैंने आपको बताया तो था कि जमरा ने एक नया सदूर खड़ा कर दिया है। 2 लोगों के बैठने के वाहन चलते हैं सड़कों पर। आपके लिए बड़ा वाहन बनाया है उसने। वैसा कुछ भी सदूर पर नहीं है जैसा कि आपने पहले देखा था। ये तो देखने पर ही समझ पाएंगे राजा देव कि सदूर कितना बदला है, बबूसा ने कहा। तुमने तो बदला हुआ सदूर देखा है बबूसा, देवराज चौहान ने कहा। हाँ राजा देव, सिर्फ 30 साल पहले ही तो महापंडित ने मेरा जन्म कराकर मुझे पृथ्वी की डोबू जाति में छोड़ा था। 30 सालों में भी काफी बदलाव आ चुके हैं, रानी तासा ने कहा। कुछ ही देर बाद किलोरा ने पोपा की रफ्तार कम कर दी। इस वक्त पोपा एक चपटे ग्रह के ऊपर पहुंच चुका था। नीचे सब कुछ छोटा छोटा नजर आ रहा था। किलोरा पोपा को नीचे की तरफ लेता चला गया। कुछ ही पलों में सदूर का हाल स्पष्ट दिखने लगा। ऊंची ऊंची इमारतों का जाल नजर आ रहा था। सड़कें लकीरों की तरह जाल जैसा दृश्य बना रही थी। पहाड़, पेड़, बहुत कुछ नजर आ रहा था। देवराज चौहान चमक भरी निगाहों से पोपा के विंड शील्ड के पार सदूर को देख रहा था। हम पहुंच गए देव, रानी तासा खुशी भरे स्वर में कह उठी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर रानी तासा को देखा, जबकि बबूसा गंभीर निगाहों से दोनों को देख रहा था। हम कुछ ही देर में जमीन पर होंगे, किलोरा ने कहा। रानी तासा ने पलटकर बबूसा से कहा, सबसे कहो अपने को बेल्टों से बांध लें, जमीन पर उतरते समय झटका लग सकता है। बबूसा उसी पल वहां से चला गया। देव, रानी तासा बोली, मैं भी अपने को बेल्ट में बांधने जा रही हूँ। आप यहीं कुर्सी पर बेल्ट लगा लें। रानी तासा कहकर चली गई। तीव्र झटके के साथ पोपा जमीन पर उतर चुका था। कुछ पलों बाद उसके इंजन की मध्यम सी आवाज भी बंद हो गई। जहां पर पोपा उतरा था वो जगह खुले मैदान की तरह थी, परंतु इस वक्त मैदान के आसपास बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हुए दिख रहे थे। उनके पास जानकारी थी कि पोपा पृथ्वी ग्रह से राजा देव को लेकर वापस लौट रहा है। मैदान के पास सैनिकों का जमघट लगा हुआ था। उनमें सेनापति मोमाथ भी था। सबकी निगाहें विशाल पोपा पर टिक चुकी थी, जो कि आकाश गंगा का लंबा सफर तय करके लौटा था। हर कोई राजा देव को देखने के लिए बेताब था। उसी भीड़ में एक 25 बरस का युवक खड़ा दिख रहा था। उसने साधारण पैंट कमीज पहन रखी थी। काले बाल पीछे को जा रहे थे। रंग सांवला, परंतु चेहरा आकर्षक था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था। वो डुमरा था, पवित्र शक्तियों का मालिक। कुछ वक्त पहले महापंडित ने अपने पिता डुमरा को नया शरीर बनाकर दिया, तो पवित्र शक्तियों का सहारा लेकर डुमरा ने बूढ़े शरीर का त्याग किया और नए जवान शरीर में आ गया था। वो ही डुमरा भीड़ का साधारण सा हिस्सा बना लोगों के साथ खड़ा था कि तभी पोपा का दरवाजा खुला और सीढ़ियां खुलती हुई नीचे जमीन से आ लगी। अगले ही पल
खुले दरवाजे पर देवराज चौहान और रानी तासा दिखे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और उनकी नजरें वहां के नजारे पर फिर रही थी। पहले सदूर ऐसा नहीं था। देवराज चौहान के होठों से निकला। उसकी नजरें लोगों पर, लोगों से पीछे दिख रही इमारतों पर थी। ये आपका सदूर है देव, आप यहाँ के राजा हैं। मैंने किसी प्रकार इसे संभाले रखा, रानी तासा ने कहा। ये तो पृथ्वी जैसा ही लगता है। देवराज चौहान हैरान था। पृथ्वी ग्रह तो सदूर से बहुत शानदार है। सदूर को भी हम वैसा ही बना लेंगे, रानी तासा बोली। आगे बढ़ो तासा, देवराज चौहान ने कहा। रानी तासा सीढ़ियां उतरने लगी। देवराज चौहान का हाथ थाम रखा था। उससे एक सीढ़ी पीछे देवराज चौहान था। रानी तासा की आंखों में खुशी भरी चमक थी। देवराज चौहान जैसे सदूर को पहचानने की चेष्टा में लग रहा था। फिर पीछे बबूसा और सोमारा उतरते दिखे। उनके पीछे मोना चौधरी, नगीना, जगमोहन थे। फिर धरा भी दिखी, जो बराबर मुस्कुरा रही थी। उसका निचला होंठ थोड़ा सा टेढ़ा हुआ पड़ा था। होंठ टेढ़ा होते ही वो एकाएक खूबसूरत दिखने लगती थी। ऐसे में उसकी खतरनाक मुस्कान को भी पहचाना जा सकता था। धरा की चाल में खास तरह की अकड़ थी। शरीर में तनाव था, जैसे वह शान से चलने की कोशिश में हो। सीढ़ियां उतरते धरा की निगाह दूर लोगों की भीड़ में उस तरफ उठ गई जिधर डुमरा खड़ा था। लगता था जैसे अभी अभी उसकी ताकतों ने उसे डुमरा की मौजूदगी के बारे में अवगत कराया हो। धरा की आंखें सिकुड़ चुकी थी और होठों के बीच जहरीली मुस्कान नृत्य करने लगी थी। वो सब सीढ़ियों से नीचे आ गए। अब रानी तासा के कर्मचारी और किलोरा सीढ़ियों से उतर रहे थे। सेनापति मोमाथ रानी तासा के पास आकर आदर भरे स्वर में बोला, आपके ग्रह पर आपका स्वागत है रानी तासा। मैं राजा देव से मिलना चाहता हूँ। ये राजा देव हैं और देव ये सेनापति मोमाथ है। इधर बबूसा की निगाह धरा पर थी। वो गंभीर था। धरा भीड़ के उस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जिधर डुमरा मौजूद था। बबूसा धरा के पीछे जाना चाहता था, परंतु राजा देव के पास रहना भी जरूरी था। धरा ने कहा था कि उसके वहां से जाते ही देवराज चौहान के सिर पर से उसकी ताकतें हट जाएंगी और वो रानी तासा को छोड़कर नगीना का हाथ थाम लेगा। ऐसे में कई परेशानियां उठ जानी थी। वह राजा देव को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी बबूसा के मस्तिष्क को झटका लगा। वह हैरानी से सामने देखने लगा। वो सोमाथ ही था जो इधर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। वो सोमाथ है, मोना चौधरी के होठों से निकला। सोमाथ और यहाँ? नगीना के होठों से अजीब सा स्वर निकला। मैंने कहा तो था कि सोमाथ से यहाँ मुलाकात होगी, बबूसा कह उठा। वो तुमसे बदला लेगा बबूसा, सोमारा व्याकुल स्वर में बोली। बबूसा के होठों में कसाव आ गया। भाभी तुम सतर्क रहना, जगमोहन बोला। वो तुम्हें भूला नहीं होगा। पर सोमाथ को तो हमने आकाशगंगा में फेंक दिया था, नगीना ने कहा। ये वो नहीं है। महापंडित ने सोमाथ जैसा एक और बना रखा था। जो जानकारी उस सोमाथ के पास थी वही जानकारी महापंडित ने इस सोमाथ के मस्तिष्क में डाली है। महापंडित ने ऐसा ही कहा था। उसने ये भी कहा था कि ये सोमाथ कुछ अलग तरह का होगा। अलग तरह का? बबूसा की निगाह सोमाथ पर टिक चुकी थी। मुस्कुराता हुआ सोमाथ करीब आता जा रहा था। धरा भीड़ के पास पहुंची। सामने ही डुमरा खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। धरा मुस्कुरा पड़ी। निचला होंठ टेढ़ा हो गया। थोड़ा और करीब पहुंची और फुफकार भरे स्वर में बोली, मैं आ गई डुमरा। तब मुझे नहीं पता था कि तू 500 सालों के बाद भी आ जाएगी। ज्ञान होता तो और भी सख्त श्राप देता। तेरी शक्तियों ने तुझे बताया नहीं या उन्हें ये बात पता न थी? धरा हंस पड़ी कहर से। इतनी दूर की बात उन्हें मालूम नहीं थी। डुमरा शांत स्वर में बोला, अब तो तू फंस गया डुमरा। जवाब में डुमरा मुस्कुराकर धरा को देखने लगा। मेरी ताकतों ने और भी ज्यादा ताकत पा ली है। वो जागने को तड़प रही हैं और मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तू जरा भी नहीं बदली खुमरी, डुमरा ने सिर हिलाकर कहा। खुमरी को कोई हालात नहीं बदल सकते। तुम, मेरी सलाह अभी भी वो ही है जो कभी पहले थी। ताकतों का साथ छोड़ दे, मैं तुझे सदूर की रानी बना दूंगा।
तेरी ये बात माननी होती तो 500 साल पहले मान ली होती। बेवकूफ इंसान, अपनी जान की परवाह कर, खुमरी तुझे नहीं छोड़ेगी। 500 साल तूने मेरी ताकतों से मुझे दूर रखा, सदूर से दूर रखा। मैंने बहुत दुख उठाया। अब इन सब बातों का हिसाब देने का वक्त आ गया है डुमरा, और हिसाब तेरी जान से बराबर होगा। खुमरी का मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार कर ले, तू बुरा भुगतेगा। मेरी शक्तियों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तू ऐसा ही कुछ कहेगी। फिर भी मैं तेरे से कहने आ गया कि बुरी ताकतों का साथ छोड़ दे, नहीं तो अपने सामने तू मुझे खड़ा पाएगी, और इस बार पहले से भी कठोर श्राप दूंगा। डुमरा का स्वर शांत और सामान्य था। उससे पहले ही मेरी ताकतें तुझे जला देंगी, धरा ने दांत भींचकर कहा, और भीड़ को चीरती आगे बढ़ गई। डुमरा के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। तभी बबूसा भागते हुए डुमरा के पास पहुंचा और बोला, वो तुमसे बातें कर रही थी? हाँ। डुमरा ने गहरी निगाहों से बबूसा को देखा। क्या कह रही थी वो? मुझे बताओ। उसने कहाँ जाने के लिए रास्ता पूछा? बबूसा ने जल्दी से पूछा। डुमरा कुछ पल बबूसा को देखता रहा, फिर बोला, हम जल्दी मिलेंगे बबूसा। बबूसा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? महापंडित से पूछना, वो बता देगा। कहने के साथ ही डुमरा पलटा और भीड़ को पार करता गुम होता चला गया। बबूसा उलझकर रह गया, परंतु ज्यादा न सोचा और पलटकर वापस आ पहुंचा। तब तक सोमाथ पास आ पहुंचा था और बराबर मुस्कुरा रहा था। सोमाथ को पास आया पाकर चंद पलों के लिए चुप्पी आ ठहरी। तुम तो बहुत बहादुर हो बबूसा, सोमाथ ने हंसकर कहा। अब तो तुमसे मुझे डर कर रहना होगा। तुमने तो मुझे अंतरिक्ष में फेंक दिया। खूब चाल चली, मैं समझ ही नहीं पाया। ये बातें तुम्हें कैसे पता? बबूसा के होठों से निकला। मुझे कैसे न पता होंगी? मैं ही तो था वो। नहीं, तुम्हें तो मैंने आकाश गंगा में फेंक दिया। ठीक है, मान लेता हूँ, सोमाथ हंसा। उस सोमाथ को तुमने आकाश गंगा में फेंक दिया था, परंतु मैं भी सोमाथ हूँ और पूरी तरह उस जैसा ही हूँ। परंतु मुझमें और उसमें फर्क रखा है महापंडित ने। महापंडित का कहना है कि वो सोमाथ दोस्त नहीं बन सकता था, दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकता था। ऐसे में महापंडित ने मुझमें ये बातें डाली हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम मुस्कुरा भी रहे हो, हंस भी रहे हो, बबूसा बोला। उस सोमाथ के मस्तिष्क की सारी जानकारी मेरे में मौजूद है, इसलिए हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं। तभी सोमाथ की निगाह नगीना पर पड़ी तो हंसकर कह उठा, तुम बहुत खतरनाक हो। किस तेजी से मुझे आकाश गंगा में धकेल दिया। तुम बच गई, वरना तुम भी आकाश गंगा में ही गिर गई होती। तो अब तुम मुझसे उस बात का बदला लेने वाले हो? नगीना ने सतर्क स्वर में कहा। नहीं नहीं, मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे रानी ताशा के साथ रहने को कहा है महापंडित ने। महापंडित ने मुझे भेजा कि मैं रानी ताशा के साथ रहूं, सोमाथ बोला। मतलब कि तुम रानी ताशा का हुक्म मानोगे? हाँ, परंतु अपनी समझ से भी मुझे काम लेने को कहा है महापंडित ने। सोमाथ की नजरें घूमी और हर तरफ देखने के बाद बोला, धरा कहाँ चली गई? क्या वो पोपा से बाहर नहीं आई अभी तक? वो चली गई, बबूसा बोला। कहाँ? मैं नहीं जानता, उस तरफ गई है। महापंडित का कहना है कि वो कुछ खास है, उस पर नजर रखूं, परंतु वो चली गई। और क्या कहा महापंडित ने धरा के बारे में? इतना ही कहा, धरा तो। तभी रानी ताशा की आवाज सुनाई दी, ओह देव, मेरे देव, ये आपको क्या हो रहा है? सबकी निगाह चंद कदमों के फासले पर खड़े रानी ताशा, देवराज चौहान और मोमाथ पर पड़ी। देवराज चौहान ने दोनों हाथों से इस तरह सिर पकड़ रखा था जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। सब उसकी तरफ लपके। रानी ताशा ने देवराज चौहान को व्याकुलता से थाम रखा था। राजा देव, बबूसा ने आगे बढ़कर देवराज चौहान को संभाला। क्या हुआ आपको? उसी पल देवराज चौहान ठीक होने लगा। चंद क्षणों में ही वो सामान्य दिखने लगा। क्या हुआ था राजा देव? बबूसा ने पूछा। सिर में दर्द उठा था बबूसा, कहते हुए देवराज चौहान ने रानी ताशा को देखा, फिर नगीना को। रानी ताशा से मिलने के बाद ये पहली बार थी जब देवराज चौहान ने नगीना को देखा था। देवराज चौहान कुछ बदला बदला सा दिखा। बबूसा एकाएक सतर्क हो गया। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा
और नगीना का हाथ थाम लिया। नगीना, देवराज चौहान से कुछ कहते न बना। नगीना की आंखों में बरबस ही आंसू चमक उठे। जगमोहन और मोना चौधरी की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। जाने क्या हो गया था मुझे, जो मैं रानी तासा के पास ही रहा। लगता है जैसे मैं गहरी बेहोशी में। राजा देव, मेरे देव! रानी तासा तड़प उठी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे हैं। देवराज चौहान की निगाह रानी तासा की तरफ उठी। रानी तासा हैरान सी देवराज चौहान को देख रही थी। मैं नगीना का हूँ। नगीना मेरी पत्नी है। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जन्म पुराना हो चुका है। ये क्या कह रहे हो देव? रानी तासा हक्की बक्की रह गई। आप मेरे हैं, हम एक हैं। और नहीं, मेरे लिए नगीना ही सब कुछ है। नगीना इस जन्म की मेरी पत्नी है। मुझ पर इसी का हक है। तुम जन्म पुरानी बातें कह रही हो जिनका आज कोई अर्थ नहीं हमारे रिश्ते को लेकर। देवराज चौहान गंभीर था। पूपम में ली कसमें वादे वो सब झूठे थे क्या, जो सदूर पर पांव रखते ही आप बदल गए? मुझसे इस तरह का व्यवहार न करो देव। मैं तुम्हारी तासा हूँ। हमने साथ साथ जिंदगी बितानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ सदूर पर क्यों आप सदूर के मालिक हैं देव। आप नहीं, मुझे सदूर नहीं चाहिए। मैं पृथ्वी पर साधारण जीवन जीकर खुश हूँ। देवराज चौहान ने नगीना का हाथ थाम रखा था। उसने जगमोहन को देखकर कहा, तुमने मुझे सदूर पर आने से रोका क्यों नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देव? रानी तासा की आंखों से आंसू बह निकले। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा तो जगमोहन बोला, तब तुम जैसे अपने होश गंवा चुके थे। हमने तुम्हें रोका पर तुमने हमारी एक न सुनी। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि क्या हुआ था, परंतु मैं जैसे अपने काबू में नहीं था। जैसे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मत करो देव। जन्मों के इंतजार के बाद तो मैंने तुम्हें वापस पाया है। मेरे को अपने से जुदा न करो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती देव। रानी तासा रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों था तासा, और क्यों मैंने सदूर तक पूपा में यात्रा की। परंतु मेरा जीवन नगीना का है। मैं इस जन्म में नगीना का पति हूँ। ये ठीक है कि कभी हम सदूर पर पति पत्नी के रूप में इकट्ठे रहा करते थे, परंतु वो जन्म पुरानी बातें हैं। उसके बाद ये मेरा चौथा जन्म चल रहा है और इस जन्म में नगीना मेरी पत्नी है। मेरा तुम पर, ये तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं अब। और जो हमने प्यार किया देव, वो मैं स्वयं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। शायद मैं अपने होश में नहीं था, या फिर इसका जवाब मेरे पास है राजा देव। बबूसा कह उठा। क्या जवाब? देवराज चौहान ने बबूसा को देखा। ये ही कि आप रानी तासा के दीवाने क्यों रहे और क्यों सदूर पर पहुंचते ही आप में बदलाव आ गया। मुझे बताओ बबूसा, क्या बात है? ये सब खुमरी ने किया था। खुमरी? देवराज चौहान चौंका। चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो खुमरी जिसे डुमरा ने श्राप? वो ही खुमरी। मैं जानता था कि आपको खुमरी के बारे में याद होगा। डुमरा ने श्राप देकर खुमरी को 500 सालों के लिए सदूर से बाहर भेज दिया था, और उसके 500 साल पूरे होते ही वो पोपा में बैठकर वापस आ गई। पोपा में बैठकर वापस आ गई? देवराज चौहान के माथे पर बल दिखे। मैं धरा की बात कर रहा हूँ राजा देव। वो खुमरी का ही रूप है। सबकी निगाह फौरन घूमी धरा को देखने के लिए। धरा कहाँ है? जगमोहन के होठों से निकला। वो चली गई। कहाँ? मैं नहीं जानता। बबूसा गंभीर दिखा। परंतु सदूर पर उसका कोई ठिकाना है, गुप्त और रहस्यमय ठिकाना। तुम खुमरी के बारे में क्या बता रहे थे बबूसा? देवराज चौहान ने पूछा। राजा देव, खुमरी से मेरी बातें होती रहती थी। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। अभी भी उसकी ताकतें उसके पास मौजूद थी। वो ताकतें मुझे किसी से धरा की बातें कहने न देती थी। जब मैं कहने लगता तो मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता। ये सब धरा उर्फ खुमरी की ताकतें ही करवाती थी मुझसे। हम खुमरी की बुरी ताकतों के बारे में जो किस्से सुना करते थे वो सब सच हैं। मैंने खुद खुमरी की ताकतों को महसूस किया और पहचाना। मैं सिर्फ सोमारा से ही सब बातें कह सुन सकता था, परंतु सोमारा भी किसी को धरा की हकीकत न बता पाती थी। खुमरी की ताकतें रोक देती थी। टोबू जाति में मैंने मोना चौधरी और नगीना को धरा की हकीकत बतानी चाहिए तो नहीं बता सकी थी, सोमारा ने कहा। तब मेरे मुंह से
कुछ का कुछ ही निकलने लगा था। परंतु खुमरी का मुझसे क्या वास्ता? देवराज चौहान ने उलझन भरे स्वर में कहा। धरा के रूप में खुमरी सदूर ग्रह पर वापस आना चाहती थी। उसके 500 सालों का श्राप पूरा हो रहा था। सदूर पर आने की तैयारी तो वो 250-300 सालों से कर रही थी। बबूसा ने कहा, सदूर पर आपके और रानी तासा के अलग हो जाने की वजह खुमरी की बुरी ताकतें ही थी। ये क्या कह रहे हो? रानी तासा हैरान हो उठी। मैं सच कह रहा हूँ, ये सब बातें मुझे खुमरी ने स्वयं बताई हैं। खुमरी की ताकतें 500 साल पूरे होने पर खुमरी के सदूर पर लौट आने के लिए रास्ता बना रही थी। खुमरी का शरीर तो सदूर पर था और उसकी ताकतें उसकी जान को पृथ्वी तक ले गई थी और वहां नया जन्म कराया जाने लगा खुमरी का। परंतु वापसी पर तो खुमरी को शरीर के साथ होना था, इसलिए सशरीर खुमरी को सदूर पर लाने के लिए उसकी ताकतें रास्ता बनाने में लगी थी। जब राजा देव ने पोपा तैयार कर लिया था तो तब तक आपके संबंध किले के सेनापति धूमरा के साथ हो गए थे। ये सब खुमरी की ताकतें आपके सिर पर सवार होकर आपसे करा रही थी। जब राजा देव लौटे तो रास्ते में ही आपने धूमरा के साथ मिलकर राजा देव को बंदी बनाया और सदूर के बाहर फेंक दिया। ये आपने नहीं किया, खुमरी की ताकतों ने आपसे करवाया था। खुमरी ने स्वयं ये सब बातें मुझसे कही। उसके जन्मों बाद आप राजा देव की तलाश में पोपा में बैठकर पृथ्वी ग्रह पर जा पहुंची, जबकि खुमरी के श्राप के 500 साल पूरे होने जा रहे थे। उधर खुमरी की ताकतें उसे रास्ता दिखा रही थी कि कैसे वो सदूर पर पहुंच सकती है। खुमरी यानी कि धरा से मेरी मुलाकात हो गई। मैं अनजान था, परंतु धरा तो अपनी ताकतों के दिखाए रास्ते पर चल रही थी। फिर वो वक्त आया जब पृथ्वी पर आप और रानी तासा का सामना हुआ। यहाँ पर खुमरी की ताकतों ने आपके दिमाग पर काबू पाया और सिर पर बैठ गईं। क्यों? देवराज चौहान के होठों से निकला। खुमरी ने मुझे बताया कि आपने रानी तासा को स्वीकार नहीं करना था, क्योंकि नगीना इस जन्म में आपकी पत्नी है। आपने नगीना का साथ नहीं छोड़ना था, जबकि रानी तासा हर हाल में आपको सदूर पर वापस ले जाना चाहती थी। ऐसे में आपसे और रानी तासा के बीच तगड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता तो खुमरी कैसे सदूर पर पहुंच पाती? यही वजह थी कि खुमरी की ताकतों ने आपके सिर पर बैठकर आपके दिमाग को खुमरी के हक में चलाया और आपको रानी तासा का दीवाना बना दिया। ऐसा दीवाना कि आप सब कुछ भूल बैठे और सदूर पर चलने को तैयार हो गए। खुमरी ने पोपा में ही मुझे बता दिया था कि सदूर पर पहुंचते ही उसकी ताकतें राजा देव के सिर से हट जाएंगी और वो रानी तासा को छोड़कर नगीना के पास चले जाएंगे। बबूसा की बातें सुनकर सब सन्न रह गए, किसी से कुछ कहते न बना। अलबत्ता रानी तासा का खूबसूरत चेहरा सुलग उठा, उसकी नीली आंखें लाल सी दिखने लगी। ये खुमरी कौन है? नगीना ने पूछा। मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना, जगमोहन कह उठा। ये तो बहुत खतरनाक खेल खेल गई। बबूसा खुमरी के बारे में बताने लगा। पोपा में खुमरी की कई बातें बताने लगा। जिसे खुमरी के बारे में नहीं पता था उसे भी स्पष्ट रूप से खुमरी के बारे में पता चल गया। खुमरी की हरकतों की वजह से हर कोई हैरान परेशान था। इस तरह खुमरी ने पोपा द्वारा सदूर तक पहुंचने का अपना रास्ता बना लिया और यहाँ आ पहुंची। बबूसा ने अपनी बात समाप्त की, जबकि रानी तासा का चेहरा क्रोध में धधक रहा था। बबूसा रानी तासा की हालत देखकर तुरंत कह उठा, रानी तासा, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, परंतु आपको संयम से काम लेना होगा। मैंने जो कहा वो सच है। सब कुछ मुझे खुमरी अर्थात धरा ने ही बताया है। राजा देव इस जन्म में आपके दीवाने नहीं बन सके। राजा देव से जो कराया खुमरी की ताकतों ने ही कराया, जैसे कभी खुमरी की ताकतों ने आपसे राजा देव को सदूर से बाहर फेंकवा दिया था पाइप में डालकर। ऐसे में आप बेहतर समझ सकती हैं कि पृथ्वी पर राजा देव का झुकाव आपकी तरफ क्यों और कैसे रहा। राजा देव अपनी पृथ्वी वाली पत्नी के ही हैं। बात अब यहीं तक नहीं रही बबूसा, रानी तासा ने बेहद कठोर स्वर में कहा। यह सवाल खत्म हो गया कि राजा देव अब मेरे हैं या नगीना के। बात यह है कि खुमरी की ताकतों ने मेरे द्वारा राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकवाया। ऐसा ही हुआ था, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। खुमरी ने स्वयं ये बात स्वीकारी? रानी तासा गुर्रा उठी। जी रानी तासा, खुमरी ने स्वयं मुझसे ये बात कही। बबूसा बेहद गंभीर हो उठा।
तो राजा देव को मेरे से अलग करने वाली खुम्बरी थी। खुम्बरी को अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना होगा। अगर खुम्बरी ने ऐसा न किया होता तो राजा देव के वियोग में जन्मों तक मुझे न तड़पना पड़ता। आज ये हालात न होते। अपने मतलब के लिए खुम्बरी और उसकी ताकतें मेरे जीवन में जहर घोल गईं। इसका जवाब मैं खुम्बरी से लेकर रहूंगी। वो रानी तासा बबूसा बेचैनी से कह उठा, खुम्बरी के पास ताकतें हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। रानी तासा कुछ कहती उससे पहले ही देवराज चौहान कह उठा, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। खुम्बरी और उसकी ताकतों ने तुम्हारे और मेरे साथ उस जन्म में जो किया बुरा किया, परंतु मैं बबूसा की बात से भी सहमत हूँ कि खुम्बरी और उसकी बुरी ताकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस बारे में हमें महापंडित से बात करनी होगी। महापंडित के पिता डुमरा की सहायता लेना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे भी खुम्बरी सदूर की धरती पर वापस आ पहुंची है तो वो सबका चैन छीन लेगी। डुमरा को खुम्बरी के वापस आ जाने की पूरी जानकारी होगी और डुमरा तक हमें महापंडित ही ले जा सकता है। बबूसा जी राजा देव, क्या तुम्हें खुम्बरी ने बताया कि सदूर पर पहुंचने के बाद वो कहाँ पर जाएगी? देवराज चौहान ने पूछा। वो किसी गुप्त जगह जाने को कह रही थी, परंतु उसने उस जगह के बारे में बताया नहीं। बबूसा ने कहा, हमें इसी वक्त महापंडित के पास चलना होगा। तुम भी साथ चलोगी तासा? जरूर मेरे देव। रानी तासा बेहद गुस्से में थी। आप मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम खुम्बरी को उसकी हरकत की कठोर से कठोर सजा देंगे। मुझे इतनी खुशी जरूर है कि आप सदूर पर आ गए। खुम्बरी को सजा देने के बाद मैं आपको अपना भी बना लूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रानी तासा की आंखों में आंसू चमक उठे। देवराज चौहान ने नगीना का हाथ थामे नगीना पर निगाह मारकर कहा, कम से कम इस जन्म में तो तुम मुझे नहीं पा सकोगी। मेरा ये जन्म नगीना के नाम दर्ज हो चुका है। रानी तासा देवराज चौहान को देखती रही, कहा कुछ नहीं। वो बहुत बड़ी 3 मंजिला इमारत थी। आबादी से कुछ हटकर बनी थी। उसकी 4 दीवारी दूर तक फैली नजर आ रही थी। उस इमारत में खास बात यह थी कि वो गोलाई लिए हुए थी। उसके सामने के हिस्से पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। बाहर से देखने पर भीतर कुछ भी नजर नहीं आता था। ये महापंडित का ठिकाना था। प्रवेश गेट पर जोबिना वाले 2 आदमी मौजूद रहते थे। उन 2 के अलावा वहां पहरे पर कोई नहीं था। महापंडित की इजाजत के बिना कोई भीतर नहीं आ सकता था। महापंडित अपने कामों में इमारत के भीतर इतना व्यस्त रहता कि महीना महीना बाहर नहीं निकल पाता था। इस वक्त महापंडित इमारत की 3री मंजिल के एक हॉल में मौजूद था और वहां देवराज चौहान, रानी तासा, सोमाथ, सोमारा, बबूसा, जगमोहन, नगीना और मोना चौधरी मौजूद थे। अभी अभी बबूसा सब कुछ महापंडित को बताकर हटा था और उसके बाद कुछ खामोशी सी आ ठहरी थी। महापंडित देवराज चौहान से मिलकर बहुत खुश हुआ था। देवराज चौहान को भी महापंडित को गले से लगाकर खुशी हुई थी। उनकी बातें लंबी चलती, परंतु धरा का मामला बीच में आ गया था। महापंडित ने गंभीर स्वर में खामोशी तोड़ी और कहा, जितनी बातें मुझे बबूसा ने बताई उससे आधी से तो मैं वाकिफ था। मेरी मशीनें बता चुकी थी, परंतु मशीनें ये नहीं बता रही थी कि ये मामला खुम्बरी से वास्ता रखता है। खुम्बरी को तो मैं भूल ही चुका था। 250-300 साल पहले जब राजा देव को सदूर के बाहर फेंका रानी तासा ने, तो मेरी मशीनों ने मुझे बताया था कि रानी तासा निर्दोष है। क्यों निर्दोष है ये बात मेरी मशीनें नहीं बता सकी थी। तब से ही मैं उलझन में फंसा हुआ था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि रानी तासा राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने के प्रति निर्दोष है। मशीनें गलत बात नहीं कह सकती थी। इस बात का जवाब अब मुझे 300 साल बाद मिला कि खुम्बरी की ताकतों ने रानी तासा पर काबू पाकर उसे माध्यम बनाकर रानी तासा से राजा देव को सदूर से बाहर फेंकने का काम कराया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि खुम्बरी की ताकतें इन 500 सालों से सदूर पर सक्रिय हैं। कुछ ही ताकतें सक्रिय नहीं, बबूसा बोला। खुम्बरी का कहना है कि उसकी अधिकतर ताकतें सो चुकी हैं उसके बिना। खुम्बरी की ताकतें खुम्बरी के जरूरी कामों को करती रहीं। खुम्बरी के वापस सदूर पर आने का रास्ता तैयार किया जाता रहा। महापंडित गंभीर स्वर में बोला,
और आज खुमरी 500 साल बाद सदूर पर आ पहुंची है। इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। महापंडित, रानी तासा क्रोध भरे स्वर में कह उठी, कई जन्मों तक मैं अपने को कसूरवार समझती रही कि राजा देव को मैंने सदूर से बाहर फेंका है। मेरे को इस बात से बहुत तकलीफ होती रही कि मेरे संबंध सेनापति धूमरा के साथ हो गए थे। मैं अपने से ही ये सवाल पूछा करती थी कि ये सब मैंने कैसे कर दिया, परंतु मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया कि ये सब खुमरी की ताकतों ने मेरे दिमाग पर काबू पाकर मेरे से ये सब करवाया था। खुमरी ने मुझे और राजा देव को अपने मतलब की खातिर अलग किया। ये बहुत गलत किया खुमरी ने। हम दोनों तब कितना अच्छा जीवन जी रहे थे कि खुमरी की ताकतों ने हमें बर्बाद कर दिया। ये बात जब से मैंने जानी है मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं खुमरी को कठोर से कठोर सजा देना चाहती हूँ, उसे मौत के रास्ते पर भेजना चाहती हूँ। अब खुमरी के लिए सिर्फ मौत की सजा ही है मेरे पास। मैं तो सपने में भी राजा देव से अलग नहीं हो सकती थी और खुमरी ने यह काम हकीकत में कर दिखाया। मैं इस काम में तासा के साथ हूँ। देवराज चौहान का स्वर भी सख्त था। खुमरी की ताकतों ने हमें जुदा करके बहुत गलत किया। अब ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता महापंडित, परंतु खुमरी को सजा तो दी जा सकती है। खुमरी अकेली नहीं है, महापंडित ने धीमे स्वर में कहा। उसके साथ बुरी ताकतें हैं। उसका कुछ बिगाड़ पाना संभव नहीं, बल्कि वो आप लोगों को और भी तबाह कर देगी, जान ले लेगी आपकी। इस बात का एहसास है तभी तो तुम्हारे पास आए हैं, देवराज चौहान ने कहा। मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर, तुम हमें अपने पिता डुमरा तक पहुंचा सकते हो, रानी तासा ने कहा। महापंडित एकाएक चुप हो गया। खुमरी डुमरा से श्राप का बदला लेना चाहती है। वो डुमरा तक जरूर पहुंचेगी। डुमरा हमारी सहायता कर सकता है और इस बारे में शायद हम भी डुमरा की सहायता कर सकें। हमारा और डुमरा का मकसद खुमरी को खत्म करना ही है, रानी तासा पुनः बोली। तुमने हाल ही में अपने पिता डुमरा को नया शरीर दिया है, बबूसा बोला। कुछ वक्त हो गया इस बात को, महापंडित ने कहा। 5-6 साल हो गए। ये बात मुझे खुमरी ने बताई। वो डुमरा के बारे में सब कुछ जानती है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी ताकतें उसे हर बात की खबर देती रहती हैं। वो बता रही थी कि अब उसकी ताकतों की ताकत और भी बढ़ गई है। महापंडित उठा और कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा। हमें डुमरा के पास ले चलो महापंडित, देवराज चौहान ने कहा। इसमें मेरे पिता को ऐतराज भी हो सकता है कि आप लोगों को मैं उनके पास क्यों लाया, महापंडित बोला। हम डुमरा का साथ देंगे और खुमरी को खत्म करने की चेष्टा करेंगे। ये साधारण इंसानों की लड़ाई नहीं होगी राजा देव, महापंडित गंभीर स्वर में बोला। इस लड़ाई में खुमरी की बुरी ताकतें और पिता की शक्तियां आमने सामने होंगी। इस लड़ाई में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस बारे में हम डुमरा से बात करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। महापंडित, रानी तासा ने कठोर स्वर में कहा। खुमरी ने मेरे द्वारा राजा देव को गृह से बाहर फेंकवा दिया, मुझे और राजा देव को अलग कर दिया। रानी तासा की आंखों में आंसू चमक उठे। हमारा हंसता खेलता जीवन तबाह कर दिया, इसकी सजा तो हम खुमरी को देंगे ही। मैं आपके साथ हूँ रानी तासा, आपका हुक्म मेरे लिए सबसे पहले है, परंतु पिता इस बारे में क्या विचार रखते हैं ये मैं नहीं जानता। इस बारे में मैं मशीनों से पूछकर आता हूँ, तभी कुछ फैसला ले सकूंगा। महापंडित वहां से गया तो बबूसा कह उठा, अगर महापंडित हमें डुमरा के पास ले जाने को इनकार करता है तो हम स्वयं डुमरा को तलाश लेंगे। रानी तासा के चेहरे पर कठोरता छाई हुई थी। देवराज चौहान गंभीर था। उसने पास बैठी नगीना से कहा, मैं तासा का साथ दूंगा कि हम खुमरी को सजा दे सकें। ये जरूरी भी है, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। उसने आपको और रानी तासा को अलग कर दिया था अपने मतलब के लिए, उसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ। नगीना को देखते ही देवराज चौहान गंभीर भाव से मुस्कुराया। अगर तुम धरा की हकीकत मुझे पोपा में ही बता देते तो मैं उसे मार देता, सोमाथ ने बबूसा से कहा। तब उसकी ताकतें मेरे पहरे पर थी, किसी को कुछ बताने ही नहीं दे रही थी, तो तुम उसे मार सकते थे। एक बार कोशिश की थी, परंतु धरा की ताकतें बीच में आ गईं और मेरे को पीछे पटक दिया। ताकतें धरा को पूरी तरह सुरक्षा दिए हुए थी। अगर कुछ हो सकता तो मैंने कर दिया होता, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा।
मैं उसका गला दबा देना चाहता था। एक बार मेरे को इशारा करके तो देखा होता। सोमाथ मुस्कुराया। परंतु तुम तो मेरे को मारने के रास्ते तलाश कर रहे थे। बबूसा ने कुछ नहीं कहा। जगमोहन और मोना चौधरी खामोश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवराज चौहान सीधे रास्ते पर आ गया है। इससे उन्हें जो मुख्य परेशानी थी वो समाप्त हो गई थी। बबूसा, सोमारा बोली, हमने शादी करनी है। मुझे याद है, परंतु पहले खुमरी की समस्या हल कर लें। राजा देव और रानी तासा उससे बदला लेना चाहते हैं। 1 घंटे बाद महापंडित लौटा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। आते ही वो कह उठा, मैं आप लोगों को पिता डुमरा के पास ले जाऊंगा। मशीनों ने हाँ कह दी है। कहाँ पर है डुमरा? बबूसा ने पूछा। पिता तक पहुंचने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना होगा। वहां वाहन नहीं जा सकेंगे, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा और सोमाथ का दूसरा एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। इसके बाद पुनः आपसे भेंट होगी बबूसा और सोमाथ के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।